आवाज आ रही पीछे तक? पीसीएस वालों ने कल आरओ देखा होगा, पेपर देखा, अंदाजा लगा हो किताबें पढ़ना जरूरी है ना? इधर उधर फालतूगिरी से क्या कुछ होगा? अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा ना। तो किताबें पढ़ें और ढंग से पढ़ें, ठीक है। जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाए क्लास में उसके बारे में जाएं, घर पर पढ़ें। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहा था, वो भी अच्छे, एनालिसिस के बगैर कुछ नहीं कर सकते, है ना। पूरा पेपर बढ़िया था, है ना। मैं भी देख रहा था, और मतलब हर चीज़ मैपिंग से क्वेश्चन आया था। एक था इजराइल का था क्या, गाजा का था, वही मतलब बिल्कुल थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। मैप वाले ठीक थे। एक बार उसमें शायद नॉर्थ अमेरिका हमने मैपिंग किया था, तो अब लेसन वगैरह हम लोग कर रहे थे। अब चूंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिला, एक क्वेश्चन आया था ना। मतलब ये है भाई कि पेपर से अंदाज़ा लगाइए, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो एनालिसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा था? रेशियो का? अच्छा, मैंने देखा नहीं, मैं पूरा पेपर नहीं देखा, आज देख लूंगा तो बताऊंगा। कौन सा रेशियो था? एसिड रेशियो, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो सिर्फ एक उसमें कैसे पूछा था? रेशियो मैच करा लिया? अच्छा, तो वो तभी होगा जब आपको ना बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल दोनों एक साथ जब पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा। जैसे एक होता है ना कैपिटल, जो आपका एसिड होता है, कोर एसिड, उसका रेशियो वगैरह, वो आपको एनालिसिस से पता चलेगा। नहीं, वो रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब ढंग से एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वो तो आसान क्वेश्चन था, विटामिन वाला था। एक मिनीमाटा करके आया होगा, एक पेज मैंने दिया होगा शायद आप लोगों को पहले पढ़ने के लिए ना, एक ग्रुप में डाला था, वो तो आना ही आना है। एक इंपॉर्टेंट डेट वाला क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था कि कौन सा डेट को क्या होता है, वो भी क्वेश्चन आना है। लेकिन ये आसान है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं और 20-25 क्वेश्चन नहीं कर पाए आसान वाले, जो कि मतलब 2-3 मिनट में ही 20-25 मार देंगे, अगर वो नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कंपटीशन से दूर हैं आप। और किसी भी यूट्यूब पर मत जाइएगा, है ना, क्लियर है। बच्चे रोने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जो नहीं 500 का कोर्स खरीद लिया, 1099 खरीद लिया, इनसे कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटीज पढ़ें, डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। कल वाला पेपर नहीं दिया है तो एक बार डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको अंदाजा लगेगा, 17 मार्च तक सुधार कर सकते हैं जिनको पीसीएस देना है, ठीक है। अच्छा था। नहीं नहीं, वो जमाने जा चुके भाई, कितनी बार बोला कि वो चीज़ें जा चुकी हैं, ठीक है ना। मतलब सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लिया अभी मैं बजट पढ़ाऊंगा, अब इसमें डांस करके दिखा दूं, है ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको मतलब इंगेज होना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर है, तभी क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं बजट। हेडिंग डालेंगे बजट, है ना, और बहुत ढंग से करेंगे, समझ के करेंगे, ठीक है। आज और कल 2 दिन हम लोग समझेंगे बजट क्या है, ठीक है। उसमें फिर हम लोग डेटा डालेंगे। पहले दिन अगर डेटा डालेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और जो कुछ भी ना समझ आए तुरंत पूछिएगा। इसके अलावा जब भी मैं क्लास में कुछ भी इधर उधर को बताऊँ, उसको भी नोट करते चलना है, ठीक है। चलिए देखिए, बजट की अगर बात करते हैं तो बजट बेसिकली क्या है, इसकी नीड क्यों है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में समझना है। देखिए, अगर मान लिया ये आपकी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए आपके पास 2 टूल्स हैं। एक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और यहां से लिखना सब कुछ है, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे, वो भी नोट करना है ना। इसे क्या बोलेंगे, ये आपकी है मौद्रिक नीति। और इसका जो कंट्रोल है वो है आपका आरबीआई के पास, लिखा जाता है आरबीआई। लेकिन 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अगर आप देखें टेक्निकली कंट्रोल्ड बाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये कमेटी कब बनी थी, सन 2016 में, ठीक है। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स रहेंगे आपके आरबीआई के, एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। और
आरबीआई के जो 3 मेंबर है ना, इसी में गवर्नर साहब भी इसी में शामिल होते हैं, इंक्लूडेड हैं, और वही गवर्नर होंगे इस कमेटी के चेयरमैन। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, चलिए दूसरा एक टूल क्या है जिससे आपकी इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाता है? दैट इज फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। सुना होगा आपने, बहुत सारे राजा ऐसे होते थे जिनका राजकोष खाली हो जाता था, है ना? तो राजकोष खाली नहीं करना है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपके पास कुछ पॉलिसीज होती हैं। तो बेसिकली क्या है, उन सब पॉलिसीज का सेट आपको देखने को मिलेगा राजकोषीय नीति में, और इसका जो कंट्रोल है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार। क्लियर है? राजकोषीय नीति अगर आप बात करें, फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मंत्रालय वगैरह सब बताएंगे, अभी तक हम लोग धीरे धीरे अंदर पहुंचेंगे। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप देखिए दोनों पॉलिसीज क्या करेंगी, इनका टारगेट है कि इंडियन इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में दो बैड एलिमेंट्स हैं, एक है इन्फ्लेशन, महंगाई, और दूसरा है रिसेशन, मंदी। तो इनसे डील करने के लिए, ये दोनों बीमारियां हैं, इनको डील करने के लिए हमारे पास दो दवाइयां हैं। एक क्या है आपका? फिस्कल पॉलिसी, दूसरा क्या है आपका? मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है? इन्फ्लेशन क्या है? इसको ब्लड प्रेशर समझिए, अगर कम है तो भी दिक्कत, ज्यादा है तो भी दिक्कत, इसीलिए इसको रेगुलेट किया जाता है, इसको नियंत्रित किया जाता है। एंड 3 to 4% इन्फ्लेशन ये जरूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पीटी में आ सकता है, किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड है, कितना जरूरी है, कितना है? 3 to 4%। इसी बात को मानते हुए आपकी गवर्नमेंट ने एक टारगेटेड इन्फ्लेशन मॉडल तैयार किया था, उसको बोलते हैं 4+-2 टारगेटेड इन्फ्लेशन मॉडल, और इसको फ्रेम किया था डॉक्टर उर्जित पटेल ने। ठीक है, इसका मतलब यह है, इस मॉडल का मतलब क्या है कि हमें कुछ भी करके, चाहे राजकोषीय नीति की मदद लेनी हो या मॉनेटरी पॉलिसी की, हमें मैक्सिमम लिमिट कितनी करनी? 4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? और मिनिमम 2 से नीचे नहीं जाना है, वरना आपकी इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी। तो हमें कहां करना है अपने आप को? 4+-2 में करना है। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना इन्फ्लेशन जरूरी है? 3 to 4%। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखिएगा। लेकिन रिसेशन की बात करें, मंदी की बात करें, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना होता है, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना होता है। ये है डिफरेंस, दोनों में अंतर है। मंदी को नहीं आने देना है, और महंगाई को खत्म भी नहीं करना और बढ़ने भी नहीं देना है। चैलेंज सबसे ज्यादा कहां है? इन्फ्लेशन को डील करने में। क्या सबको ठीक है? चलिए अब देखिए दोनों पॉलिसीज क्या करेंगी। सब कुछ आपको कहानी जितनी मैं बता रहा हूं नोट करते रहना है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या करना है आपको? रेगुलेट करना है, इसको खत्म नहीं करना है, लेकिन मंदी को खत्म करना है। ठीक, चलिए देखिए अब एक बात समझिए, इसमें अगर हम बात करें कि फिस्कल पॉलिसी ये क्या रोल प्ले करेगी, क्यों लेकर आते हैं, तो मैं कुछ टूल्स आपको बताता हूं, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। पहला, लिखिएगा, बजट राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ठीक है, और दूसरी बात करें, टैक्स, कर किसका हिस्सा है? बजट का। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि टैक्स बेसिकली राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है? क्लियर है भाई? तो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं ठीक है। बाकी लोग गायब कैसे हो गए आज? कितने लोग आ रहे हैं आजकल? अच्छा अच्छा अच्छा, आज की क्लास भी छूटी और एग्जाम भी टाइट आ गया।
ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखिए कैसे काम करेगा, फिजिकल पॉलिसी कैसे डील करेगी वो आप समझना। जैसे मान लिया एक कोई पर्सन है और इसकी इनकम है अभी 10,000 रुपीज, ठीक है, और इस समय व्यवस्था यह है कि जो टैक्स रेट है, जो कर की जो दर है वो है आपका 0। तो इस केस में इफेक्टिव इनकम ऑफ दिस पर्सन कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। प्रभावी आय कितनी हो गई, 10 की 10 हो गई, कटना कहीं है ही नहीं। तो पॉकेट में पैसे की सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अगर सप्लाई ऑफ करेंसी इस केस में ज्यादा है तो हम लिख सकते हैं कि नकदी जो है बाजार में, कैश इन मार्केट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि ये बंदा क्या करेगा, डिमांड को क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा डिमांड। और जब ये डिमांड, नॉर्मल डिमांड आर्टिफिशियल डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है तो महंगाई का जन्म होता है। बात समझिएगा, ये डिमांड जब बढ़ेगी, आर्टिफिशियल डिमांड क्या होती है, जैसे मान लिया मुझे कपड़े खरीदने हैं, ये तो मैं डिमांड करूंगा, लेकिन बहुत पैसा आ गया पॉकेट में, तो एक जीन्स और खरीदूंगा, चलो एक और ले लेते हैं। फिर चलो शाम को टहलते हैं, पैसे चूंकि भरे पड़े हैं तो 2 कपड़े और खरीद लिए, 3 और खरीद लिए। इससे क्या होता है, डिमांड नहीं है, पैसे की सप्लाई बढ़ गई इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं। तो इस टाइप की डिमांड क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल डिमांड। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप तो ईमानदार है, मान लीजिए कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो उसे कोई 2 बैग भर के देगा पैसा, तो बैंक में तो जमा नहीं कर सकते, क्योंकि पूछा जाए कहाँ से आया भाई। तो क्या करो, रियल एस्टेट में जाओगे, अपने मामा के बेटे के नाम पे एक फ्लैट खरीद लोगे। अब नेचर देखिए, वहां पर एक अधिकारी आएगा, उसने क्या है, उसको ऐसे बैग मिल गया, और एक सामान्य सा टीचर मेरे जैसा आदमी जाएगा, वो क्या करेगा, मान लिया 20 लाख का अगर फ्लैट है तो मैं उससे बात कर रहा हूँ आधे घंटे से, इसको 18 में कर लो, और आप क्या बोलोगे, अरे 20 छोड़ो, मैं 22 देने को तैयार हूँ, बस आज ही शाम तक फाइनल करो। बात समझ आई। तो जब उसका 20 का 22 में बिकेगा तो आम आदमी के लिए क्या वो 20 वाला 18 में देगा, वो देने ही वाला था, लेकिन उसे ऑफर मिल गया। बात समझ रहे हो, आर्टिफिशियल डिमांड क्या कर देती है, बाजार में महंगाई को बढ़ा देती है। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, वो किसी भी तरीके से पैसा बढ़े पॉकेट में, तो सरकार क्या करेगी, यहां से बोलेगी ठीक है अगली बार आइए, तो इनकम है आपकी 10,000, उसने 1,000 रुपीज आपका टैक्स कट कर लिया, तो पैसा क्या हो गया बाजार में, आपके जेब में पैसा क्या हो गया, अब कम हो गया। तो डिमांड क्या करोगे, तो महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। और बजट में क्या आता है, टैक्स रेट कौन बताता है, वित्त मंत्री बताएंगे आपकी। तो मतलब क्या है, टैक्स के माध्यम से अगर जेब में पैसा ही नहीं है तो टैक्स रेट क्या कर देंगे, नो चेंज। इस बार क्या किया, खुश रहो। हालांकि वो मसला अलग है, क्यों ऐसा बोला गया है, चुनाव है ना। लेकिन आप देखिए उन्होंने क्या बोला कि टैक्स रेट वही चलेंगे, छेड़खानी इसमें नहीं होगी, इलेक्शन होने दीजिए, फिर से सरकार आएगी। मोदी जी क्या कह रहे थे, तीसरी बार हम लोग आ रहे हैं और बड़े फैसले लेंगे इस बार। विपक्ष वाले डूब गए, नहीं मैं तो संन्यास ले रहा हूँ भाई, ईडी कौन अपने घर बुलाएगा। तो आप देखिए उन्होंने क्या बोला, और टैक्स रेट 100% बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे जरूर, चेंज करेंगे 100%। तो खैर फिलहाल वो अलग की कहानी है। जैसे अगर जेब में पैसा नहीं है तो टैक्स क्या कर देंगे, लोगों की जेब में पैसा बढ़ाना है तो टैक्स 0 कर देंगे, कम कर देंगे, और पैसा बहुत है तो टैक्स क्या कर देंगे। मतलब यह है कि बजट के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा आप देखिए केस क्या है, जैसे आप देखा होगा बजट में ही सरकार आपको बताएगी सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी की आपकी एक आर्थिक मदद होती है एक टाइप से। जैसे देखिए अगर कोई एक प्रोडक्ट है, एक कोई उत्पाद है, और इसको बड़ी जनसंख्या, मान लिया 55% लोग ऐसे हैं जो इसको खरीदते हैं, वो गरीब हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, उर्वरक किसान खरीदेगा, खाद कौन खरीदेगा, किसान। और देश का किसान गरीब है या अमीर है, गरीब है। तो मान लिया एक चीज आपको पता होगा, जब भी प्रोडक्शन होता है तो विद इन फैक्ट्री, मान लीजिए एक फैक्ट्री है और अंदर ये फर्टिलाइजर यूरिया का एक पैकेट बनाया गया, इसको बनाने में जितना पैसा लगता है इसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, कारक मूल्य। मतलब विद इन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना पैसा लगा है उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। सपोज करो ये है 1,000 रुपीज, और जब ये उत्पाद मार्केट में आता है तो इसमें कुछ टैक्स ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद दाम हो जाता है मार्केट प्राइस। यहां पर है कॉस्ट, यहां पर क्या है, प्राइस। ठीक है, तो आप देखिएगा मार्केट प्राइस का फार्मूला क्या हो जाएगा फिर, फैक्टर कॉस्ट
प्लस टैक्स, और चूंकि हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है तो माइनस क्या करेंगे, सब्सिडी। ठीक है। अब सरकार कैलकुलेट करती है कि यार किसान गरीब है, उसको खाद चाहिए, फैक्टर कॉस्ट कितना है, 1000 रुपए, क्या किसान टैक्स दे पाएगा, तो टैक्स कर देंगे 0 या मिनिमम उल्टा 200 रुपए इसके अकाउंट में भेजा जाएगा, ताकि किसान को ये यूरिया का एक पैकेट 800 रुपए में मिले, ताकि किसान उसको खरीद पाए। समझ आई बात नहीं? तो मतलब यह है कि सब्सिडी कहां पर देना है, कितनी देना है, ये भी किसमें तय किया जाएगा, बजट में तय किया जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे डेटा आगे, बात समझ आई? तो सब्सिडी भी आपको पढ़ना, इससे भी आपकी इकोनॉमी रेगुलेट होती है। अब आप देखेंगे, कुछ समझ आ रहा, सब ठीक है ना, गुड। नेचर ऑफ आइटम पर डिपेंड करता है सब्सिडी आपको कितनी देनी है। जैसे अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन पर क्या सब्सिडी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। उन्हें पता है कि जो आदमी 1 लाख रुपए या 1.5 लाख फोन पर सिर्फ बात करने के लिए खर्च कर सकता है, वो यकीन मानिए गरीब नहीं है। क्लियर है ना भाई? हो सकता है बेसिक फोन पर सब्सिडी मिल जाए, चलेगा। जो आदमी आज के समय अगर बेसिक फोन कोई खरीद रहा है तो हो सकता है 100 रुपए दे दिया जाए, लेकिन क्या आईफोन पे मिलेगा? क्या कार पर सब्सिडी मिलनी चाहिए? BMW खरीद रहे हो, सरकार मोदी जी क्या है 10 लाख हमसे ले जाओ, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता भी है। चलिए आगे देखिए। तो बजट में बेसिकली हम लोग बात करेंगे किस पॉलिसी की, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब बजट के बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, है ना। महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा बजट में ये सब लिख लिया होगा तो मैं इसको स्किप कर दूं। बजट में फैक्ट्स लिखे हैं सारे, क्लास में कर चुके हैं? नहीं नहीं, PDF नहीं, क्लास में डिस्कस हुआ था बजट। हाँ लिखवा, ठीक ठीक ठीक, हाँ चलेगा, ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए फिर नोट करिए सारा कुछ, है ना। देखिए PDF पढ़ा नहीं होगा, क्लास में पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, आर्टिकल 112 है संविधान में आपके, ठीक है। इसमें इसमें है क्या, हम लोग आम बोलचाल बोलते हैं कि ये बजट है, लेकिन बजट नहीं होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो 112 में किसकी बात की गई, वार्षिक वित्तीय विवरण। यहीं पर आपके काम का एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 110, जिसको आम बोलचाल बोलते हैं मनी बिल, बोलते ना, धन विधेयक। कैसे पहचानेंगे, क्या बजट मनी बिल है? अच्छा चलो जाने दीजिए, आप बताइए मनी बिल को कैसे पहचानेंगे, कौन बता सकता है? धन विधेयक कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? अगर वो बताएगा, मान लो उसका मूड ऑफ है, कुछ बोल नहीं रहा, तो आप कैसे पता करेंगे? देखिए दो बातें याद रखिए, क्योंकि हम लोग अभी राजकोषीय नीति पढ़ रहे हैं, बजट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी वाली बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। अगर आपके इंडियन टैक्स सिस्टम में कोई भी नया कर ऐड किया जाए तो आपको मनी बिल लाना पड़ेगा। क्लियर है? पहचानने का साधारण सा तरीका है, अगर इन रनिंग सिस्टम में कोई नया टैक्स ऐड करते हैं तो क्या लेके आएंगे, मनी बिल। और पहले से कोई टैक्स चल रहा है उसको खत्म करना है तो भी क्या लेके आएंगे, मनी बिल। ये बातें नोट करनी, कहानी मत सुनो, ठीक। देखिए एक फ्रांस में जो है इसको बगूटे, हिंदी में बगूटे ही बोलते हैं ना, ये फ्रेंच टर्म है और इसका अर्थ होता है, बजट यहीं से निकला है, इसका अर्थ होता है चमड़े का बैग, लेदर का ब्रीफ केस, ठीक है। और चमड़े के जो बैग का मतलब क्या है, चमड़े का बैग ऐसा होता है उसमें अंदर क्या है, क्या दिखता आपको, नहीं दिखेगा, है ना। जैसे जादूगर लोग क्या करते हैं, एक बैग हाथ डालेंगे, देखिए क्या आने वाला है, कबूतर या बिल्ली, हम लोग पता नहीं देख रहे हैं हाँ क्या आएगा क्या आएगा,
ऐसे ही बजट में सरकार क्या प्रेजेंट करेगी, क्या आपको पता है कि कल टैक्स का रेट क्या रहने वाला है बजट में? नहीं पता। तो सरप्राइज जहां पर प्रेजेंट किया जाता था फ्रांस में, वहां पर लोग लेदर का बैग अपना यूज करते थे। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी जब आई तो बजट का जो नाम है वो बही खाता कर दिया गया। तो ऑन रिकॉर्ड बजट का नाम क्या हो गया? बही खाता। अरे सब लिखना है। और उससे पहले चमड़े के बैग माता था, लेकिन मोदी सरकार ने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि चमड़ा शुभ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है कि लक्ष्मी का जो लेन देन है वो कौन रखते हैं? लक्ष्मी जी, गणेश जी। इनको पूजा जब करते हैं तो रेड कलर के कपड़ा बिछाते हैं, तो उसी कलर का एक जो उनका टैब का कवर वगैरह रखते हैं, देखा होगा आपने रेड कलर में। तो नाम क्या हो गया बजट का इस समय? बही खाता। और चमड़े को रिप्लेस कर दिया है किसने? एक रेड कलर का जो कपड़ा, जो कि हिंदू धर्म में जो प्रैक्टिस होती है उसके आधार पर। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। खैर, तो लिख लीजिएगा पहला बजट कहाँ पेश किया गया, किस कंट्री में? तो सारे काम किसने किए? ग्रेट ब्रिटेन ने। लिख लीजिएगा 1760 में पहला बजट आया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन ने 1760 में पहला बजट प्रेजेंट किया था। अब छोटी सेटिंग डालेंगे, बजट एंड इंडिया। भारत में देखिए क्या रहा बजट, हमारा क्या संबंध है इससे? तो पहली बार जो पहला बजट आया है 1860 में, लेके आए थे जेम्स विल्सन, अर्थशास्त्री हैं। लेकिन ये जो बजट है ब्रिटिश इंडिया में ही आया, लेकिन अंदर अगर आप जानना चाहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट है, और ये इन्होंने क्राउन को प्रेजेंट किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट था पहला भारत में। इन्होंने क्राउन को बताया, राजा को बताया था ब्रिटेन के कि भाई कितना क्या उनका बजट रहा है 1860 में। और आप देखेंगे थोड़े 9 साल के बाद में 1869 में जेम्स विल्सन आते हैं और इन्होंने प्रॉपर तरीके से ब्रिटिश इंडिया का बजट प्रेजेंट किया फिर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना। अब क्या क्वेश्चन आएगा अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार बजट कब प्रेजेंट किया गया, तो आप क्या बताएंगे? 1860 में जेम्स विल्सन लेके आए थे। अगर पूछा जाए ये ब्रिटिश इंडिया में मतलब किया गया, लेकिन बजट किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन पूछा जाए ब्रिटिश इंडिया का बजट, तो वो हो जाएगा आपका 16। अंतर समझ आया? ब्रिटिश इंडिया में पहली बार बजट तो 16 हो जाएगा, और ब्रिटिश इंडिया का हम लोगों का बजट वो कब हुआ? 69 में। ये अंतर थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद में देश आपका आज़ाद हो जाता है। तो 1947 1947 की बात है। स्मॉल डेट लिख सकते हैं 26 नवंबर। और यहाँ पर बहुत सारा काम चल रहा है। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ पर, वित्त मंत्री हैं R.K. मुखम चेट्टी। ठीक है, तो ये आपका बजट प्रेजेंट करते हैं। और ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट है, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर आप देखें टोटल एक्सपेंडिचर एट दैट टाइम 197.29 करोड़, इतनी हमारी जीडीपी थी। पहला बजट है ये स्वतंत्र भारत का। और इसमें भी कंडीशन देखिए उस समय क्या रही होगी, 46% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय का 46% ये हमने सैन्य खर्च, डिफेंस एक्सपेंडिचर पर लगाया था। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था डिफेंस का? टोटल का 46%। ठीक है, उसके बाद तो पहला स्वतंत्र भारत का बजट कौन लेके आया था? R.K. मुखम चेट्टी। उस समय एक्सपेंडिचर का बड़ा हिस्सा कहाँ गया था? डिफेंस में गया था। ठीक है, उसके बाद में देश आपका हो जाता गणतंत्र, रिपब्लिक इंडिया। तो वित्त मंत्री हो जाते हैं आपके जॉन मथाई। लिख लीजिएगा
फर्स्ट बजट ऑफ, ये फरवरी की बात है 1950, जॉन मथाई। रिपब्लिक इंडिया, इस समय आपका भारत कैसा हो गया? गणतंत्र भारत, रिपब्लिक इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, तो किसने प्रेजेंट किया है? जॉन मथाई। उसके बाद नेहरू जी से लड़ाई हो जाती है। हाँ, मतलब लड़ाई इन द सेंस ऐसा नहीं कि आजकल लड़ाई हो जाती है, वो बातों में मामला नहीं बनता है। तो उस समय एक व्यक्ति हैं बड़े काबिल से, तो 1951 का जो बजट है वो सीडी देशमुख, रितेश देशमुख के रिश्तेदार होंगे, ऐसा ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकिन अंदाजा लगा लीजिए, है ना। सीडी देशमुख साहब हैं, ये है आरबीआई के गवर्नर उस समय, लिख लीजिएगा गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई हु प्रेजेंटेड यूनियन बजट, तो क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख साहब, ठीक है, अच्छे आदमी थे। उसके बाद में 1958 की बात करें तो ये है पंडित नेहरू, प्रधानमंत्री पद पर हैं और बजट इन्होंने प्रेजेंट किया। तो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया एज ए पीएम भी थे, तो वो पंडित नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद लिखिएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1970-71 का जो बजट है ये लेके आई थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, है ना, इंदिरा गांधी। और आपको पता होगा 1969 भारत के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। पढ़ा होगा आपने जब बैंक के बारे में, तो आप डिटेल में जानेंगे क्या था इनके बारे में, ठीक है। खैर, अब इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है? इंदिरा गांधी। तो नोट करके लिखिएगा, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगी। अगला नोट लिखिएगा, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला, कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होगा, आम बोलचाल में हम लोग जानते हैं कि वित्त मंत्री बेसिकली लोकसभा से आता है। तो प्रणब मुखर्जी पहले थे जो राज्यसभा से थे, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। तो लिख लीजिएगा, फर्स्ट राज्यसभा मेंबर हु प्रेजेंटेड यूनियन बजट, राज्यसभा के प्रथम सदस्य जिन्होंने संघीय बजट प्रस्तुत किया, नाम क्या है? प्रणब मुखर्जी। ठीक है। और सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया। तो मैक्सिमम टाइम्स किसने प्रेजेंट किया? सबसे अधिक बार बजट किसने प्रेजेंट किया? मोरारजी देसाई। और पहला अंतरिम बजट लिखिएगा, फर्स्ट अंतरिम बजट प्रेजेंटेड बाई आर के सन्मुखम चेट्टी, भारत का प्रथम अंतरिम बजट आर के सन्मुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। और 2019 का याद रखिएगा, 2019 में जो अंतरिम बजट आया था ना चुनाव से पहले, पीयूष गोयल ने प्रेजेंट किया था। लिख लीजिएगा, अंतरिम बजट ब्रैकेट में 2019 2019, अंतरिम बजट ब्रैकेट में 2019 लिखेंगे, प्रेजेंटेड बाय पीयूष गोयल। और 2024 में किसने किया? निर्मला सीतारमण। अगली लाइन लिखिएगा, अंतरिम बजट ब्रैकेट में 2024 प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण। ठीक है, सारा कुछ किया होगा, दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा। अब
एक छोटा सा हेडिंग टाइप डालेंगे, एक हमारा होता है जनरल बजट या बजट, और इसके साथ में जानना है हमें रेल बजट के बारे में। तो लिखिएगा रेल बजट और जनरल बजट क्या संबंध रहा है ना। 1920 की बात करेंगे, एक वर्थ कमेटी, एक वर्थ कमेटी बनती है 1920 में, और इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका जनरल बजट है और रेल बजट है इसको सेपरेट कर दिया जाए, अलग अलग। ठीक है, तो रेल बजट और जनरल बजट को अलग करने के लिए 1920 में कमेटी बनी थी, नाम क्या है उसका, एक वर्थ कमेटी, और इनकी बात को माना गया, इम्प्लीमेंट किया गया इन 1924। तो 1924 से रेल बजट और जनरल बजट अलग अलग आता है। ठीक है, उसके बाद में 2017 में लिखिएगा, 2017 2017 की बात करेंगे, तो रेल बजट का मर्जर हो गया विद जनरल बजट। लिख लीजिएगा, मर्जर ऑफ रेल बजट विद जनरल बजट। रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया। विवेक देवराय कमेटी, तो किस कमेटी की सिफारिश पर मर्जर हुआ है, तो क्या हो जाएगा, विवेक देवराय कमेटी। और सेपरेशन किस में हुआ था, एकवर्थ कमेटी 1920 में बनी थी। तो देखिए 1924 से और 2016 तक जो बजट आया है इसमें रेल बजट और जनरल बजट आपका अलग अलग आता था, और मर्जर कब से हो गया, 2017 से। एकवर्थ कमेटी में मर्जर हुआ है। ठीक है, मर्जर किस में हुआ, विवेक देवराय में हुआ ना। ठीक, सबको ठीक चल रहा। अरे सुबह से आके थक जाते होंगे। मुझे एकदम फ्रेश बच्चे चाहिए थे, ताजे एकदम, है ना। घर से निकले नहा धो के फ्रेश होके, यस सर अब पढ़ाओ। बजट का डेटा वरना हैंग हो जाओगे ना। ज्योग्राफी पढ़ के बैठे हुए, क्या पढ़ रहे हो अभी, अरे टॉपिक क्या चल रहा है। हाँ, तो वहाँ पे दिमाग खर्च करना पड़ता होगा, वरना एक स्लाइड गई तो भूल गए ब्लॉक माउंट क्या है ना। अच्छा वही पढ़ा है, चलिए ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, है ना। तो ये तो रहा आपका थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री है आपकी। बाकी क्लास नोट्स अपने देख लीजिए, कुछ छूटा उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी काम आपका चल जाएगा यहाँ तक, है ना। आगे देखेंगे, अब कुछ और बातें कर लेते हैं, है ना, बजट के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा, अभी तक तुमने फैक्चुअल चीज़ें पढ़ी, अब इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं जो आपको जानने हैं। महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स, वो थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 लिखिएगा, आधार वर्ष, बेस ईयर। ये क्या है आपका, आधार वर्ष। ठीक है, इससे पहले थोड़ा बजट पर बात करते हैं। बजट क्या है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बजट एक टाइप की प्लानिंग है, बोल सकते हैं। क्या आपने बजट बनाया कभी, बजट बनाया कभी लाइफ में, किसने बनाया, बताइए कब बनाया था। ऐसा कोई बताइए जो बनाया और क्लास में बता सकते हैं, वो बजट बताइए। कोई है ऐसा, नहीं बनाया, सारे लोग बनाते होंगे। कल ही परसों बनाया होगा एक बजट, टाइम का बजट, जिसको टाइम टेबल कहते हैं, बनाया ना। अब बात को समझिए, देखो समझे बगैर यूपीएससी नहीं होगा। पीसीएस का मैंने लिखा दिया सारा फैक्चुअल चीजें, अब आपको समझना है। देखिए बजट का जो मसला है वो क्या है, प्लानिंग है। अब 24 घंटे होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके वही होंगे, चाहे बीजेपी को या कांग्रेस को, घंटे कितने रहेंगे, 24। तो सोर्सेज की बात करें, संसाधन क्या है आपके पास, लिमिटेड है, 24 घंटे हैं, बढ़ नहीं सकता। 24 घंटे में काम बहुत करना है, क्लास करनी है, रिवीजन करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, टेस्ट सीरीज देना है, दोस्तों में क्या चल रहा है, लड़ाई करवानी है, सब कुछ मैनेज करना है, कितने में, 24 घंटे में। लेकिन प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई करना, क्लास करना। 24 घंटे में ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ बात नहीं करनी, चाय नहीं पीनी, सब काम करने, लेकिन प्रायोरिटी सेट आपको करनी पड़ेगी कि कल 6 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे रिवीजन करूंगा, 1 घंटे टेस्ट सीरीज लगाऊंगा,
उसके बाद फिर ये करूंगा वो करूंगा, जो भी करना है व्हाटएवर। तो अगर सही से आपने टाइम मैनेज कर लिया तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा आपकी लाइफ में, होगा नहीं होगा? और अगर संसाधनों का दुरुपयोग किया तो खेल खत्म हो जाएगा। प्लानिंग देखिए क्या है, बजट में आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं इनका मैनेजमेंट करना है। एक कहानी समझिए, दो महिलाएं हैं, एक के पास 10-15 भैंसे हैं, डेयरी वेरी चलाती, और पड़ोस में गरीब महिला है, उसने स्टैंड अप के माध्यम से 2 भैंसे खरीद ली लोन लेकर के। काम चला, 6 महीने के बाद में कोर्ट में केस गया। 2 भैंस वाली ने बोला कि हमसे इन्होंने 10 किलो देसी घी लिया था, अभी तक वापस नहीं किया। तो जज को पहले तो हंसी आ गई कि 20 भैंस जिसके यहाँ पर हैं वो 2 वाले से 10 किलो देसी घी उधार क्यों लेगी? तो उसने, नहीं मैं गंगा की कसम खा के कहती हूँ, है ना, तो गंगा हो या यमुना हो, है ना, जज के सामने तो कुछ नहीं होता। उन्होंने बोला ठीक, कल मैदान में आइए। तो कीचड़ खुदवा के ना, पानी में डलवाया, गड्ढा खुदवाया, कीचड़ बनाई इसमें। फिर पहले चूंकि बड़ी है 20 भैंस वाली, उसको बुलाया कि आप आइए, कीचड़ को पास करते हो, आप आइए। तो वो कीचड़ से निकली और आई, तो 10-15 बाल्टी पानी भरा रखा था। तो उसने क्या किया, बाल्टी को उठाया, ऐसे पैर आगे किया और ऐसे बाल्टी गिराना चालू कर दिया। तो पीछे तो मिट्टी लगी रहेगी। 4 बाल्टी पानी खर्च हो गया, लेकिन मिट्टी सही से साफ नहीं हुई। फिर 2 वाली बुलाया, अब आप आओ। वो जब आती है, उसने मग्घे से पानी लिया, एक हाथ से मतलब मग्घा डाला और दूसरे हाथ से मिट्टी साफ की, और 2 मग्घे में दोनों पैर क्या हो गए? बात समझ आई? संसाधनों का प्रबंधन जिसका बेहतर होगा उसके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में यही अंतर है। बांग्लादेश में पर कैपिटा इनकम लगभग भारत के बराबर है, 2020-21 में हमसे ज्यादा हो गई थी। और पाकिस्तान में कटोरा हाथ में तैयार रहता है हमेशा। कारण क्या है? क्योंकि संसाधनों का प्रयोग क्या है, वो लोग नहीं कर पाते। ऐसे आप देखा होगा, 2 दोस्त होंगे, एक का सिलेक्शन हो जाएगा और एक का नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि वो समय या संसाधनों का सही से प्रबंधन नहीं कर पा रहा। तो बजट बेसिकली सारा खेल किसका है? रिसोर्स मैनेजमेंट। बात समझ आ गई? तो एक पहले आधार वर्ष समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ समझ आ रहा। बजट मतलब क्या है? ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसको रटना नहीं, समझना एक एक चीज, ठीक है? चलिए देखिए भाई, पहला टूल क्या है? आधार वर्ष। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो सरकार बताती है बजट में जितना भी डेफिसिट वगैरह होगा उसमें हर जगह आपको एक शब्द मिलेगा, जीडीपी का इतना यहां जाएगा, जीडीपी का इतना यहां जाएगा। तो मतलब क्या है? जीडीपी में बस आपको एक चीज समझनी है कि जीडीपी होती क्या है, बाकी सब आपने पढ़ा होगा। मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि जीडीपी से बजट तक आप कैसे पहुंचेंगे, ठीक है? देखिए क्या है, सबको ठीक चल रहा भाई? चलिए, पहला टर्म जीडीपी, उसके बाद आधार वर्ष तक आएंगे। तो जीडीपी के लिए एक साधारण सा देसी उदाहरण है। मान लिया अगर आप भारत की बात करते हैं और हमारी इकोनॉमी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्लियर है भाई? तो मान लिया 1 किलो गेहूं या चावल ले लीजिए, 1 किलो गेहूं का उत्पादन होता है और इसी गेहूं से 1 किलो आप क्या बनाएंगे? 1 kg आपने आटा वाटा बनाया, ठीक है? और इसी आटे से क्या है, किसी ने 1 किलो ब्रेड बना दिया। तो देखा जाए कि 3 किलो का उत्पादन आपके घर में हो गया, जो कि गलत है। गेहूं तो है, जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। आप देखिए ना, गेहूं को किसमें कन्वर्ट कर दिया और जो आटे को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्चुअल में उत्पादन कौन सा? एक ही तो है भाई। रूप उसका क्या हो गया, जिसको आप इकोनॉमी में क्या बोलेंगे? हमने क्या कर दिया? वैल्यू एडिशन करते गए, मूल्यवर्धन होता गया। और जीडीपी में आपने पढ़ा होगा कि हम फाइनल प्रोडक्ट का मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर करते हैं, पढ़ा होगा आपने। जीडीपी में कैसे निकालते हैं? अंतिम उत्पाद का मौद्रिक मान, जो भी कीमत इसकी होगी उसी को हम जोड़ेंगे, बाकी चीजों को जोड़ते नहीं है। तो जीडीपी में किसको जोड़ते हैं? फाइनल प्रोडक्ट का मॉनेटरी वैल्यू। अरे सब ठीक है ना? तो आपके मन में भ्रम ना हो जाए, तो इसलिए समझिए ऐसा क्यों करते हैं। किसान को भी हमने ध्यान में रखा है यहां पर। कैसे? देखिए, गेहूं के उत्पादन में मान लिया 20 रुपीज खर्च किया एक फार्मर ने, है ना, और 5 रुपए उसका क्या है? बेनिफिट है। तो टोटल लाभ का पैसा ऐड करेगा वो, तो टोटल उसने 1 किलो गेहूं कितने में सेल किया? 25 रुपए में। आशीर्वाद आटा वाले को पता है कि यार 25 रुपए देकर के हमें गेहूं मिला है, तो वो तो भाई हम लोग लागत में लगाएंगे ही, और 5 रुपए पिसाई का खर्चा हो गया,
और 5 रुपये मेरा प्रॉफिट, तो दाम कितना हो गया 35 रुपये। और ये ब्रेड वाली कंपनी उठा के ले गई, उसे पता है कि 35 रुपये का तो 1 किलो हमें क्या मिला, आटा मिला है। 5 रुपये हमारा प्रॉफिट, 10 रुपये इसको ब्रेड बनाने में खर्च होगा, तो टोटल कितना हो गया 50 रुपये। तो इस 50 में बताओ कौन छूटा है, कोई छूटा है? किसान का आ गया सारा खर्चा, आटा वाली कंपनी का आ गया है, सब कुछ ऐड कर लिया, और ब्रेड कंपनी का भी शामिल है। तो हम किसे शामिल करेंगे, इस 35 को, 25 को या 50 को? 50 को। इसीलिए अंतिम उत्पाद का मॉनेटरी वैल्यू शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, कुछ भी नहीं छूटा है। अरे सब ठीक है? अरे नींद तो नहीं आ रही ना भाई? हाँ फिर ठीक है। तो इसीलिए जब भी डेटा दिया जाएगा तो रेफरेंस किसका लेंगे, जीडीपी। अब आप देखिएगा, जैसे मान लिया कार का उत्पादन किया, बेस ईयर को कनेक्ट करते हैं, आधार वर्ष। अभी अगर आप देखें बेस ईयर चेंज हो जाएगा, डेटा आपको बस मिलने ही वाला है ना। अभी आपका जो बेस ईयर है वो 2011-12, इससे पहले आपका 2004 एंड 5 का था, ये पुराना वाला आधार वर्ष था। अब ये भी पुराना हो जाएगा, लेकिन फिलहाल में अभी 2011-12 चल रहा है। अब आधार वर्ष की जरूरत क्या, बेस ईयर क्यों? तो इसमें जरा देखिएगा, जैसे मान लिया जब सरकार बजट में बताएगी कि हमारे यहाँ पर जीडीपी इतनी हो गई हमारी, और मान लिया जीडीपी का निकालने के लिए कि 10 कारों का उत्पादन हुआ, टोटल कितनी कारें उत्पादित हुई 10, और एक कार की कीमत है 2 लाख रुपए। एक कार की कीमत क्या है 2 लाख रुपए, तो 10 कारों की कीमत कितनी हो जाएगी 20 लाख। तो सरकार बोलेगी कि इस बार 20 लाख का जीडीपी हुआ है हमारा। कितने का हुआ है, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू लास्ट प्रोडक्ट की शामिल करेंगे, और कितना हो गया आपका 20 लाख रुपए। तो क्या बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि भारत की जीडीपी का साइज क्या हो गया अब 20 लाख। और राहुल गांधी बैठे होंगे, उनकी तरफ इशारा करेंगे, देखो आप भी, आपके समय में कितना था, सिर्फ 10 लाख, 10 सालों में हमने जीडीपी क्या कर दी, डबल कर दी। तो अब निकलेगा आधार वर्ष, वो बताएगा कि भैया 2011-12 में एक कार की कीमत वो सिर्फ 1 लाख रुपए थी, और 10 लाख मतलब हमने भी उसमें कितनी कारें बनाई थी, आपने भी कितनी कारें बनाई हैं। तो आपने उत्पादन नहीं किया, महंगाई बढ़ाई है। तो शर्मा जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, बैठ जाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो वास्तविक उत्पादन और इन्फ्लेशन का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आधार वर्ष का। क्लियर है? चलिए भाई आगे देखिए। वेरी गुड, बहुत ही काम की बात है। आधार वर्ष का चुनाव कैसे करते हैं, तो 2-4 बातें। कैसे? इन्होंने ये बोला है, ये जो बोल रही हैं कि जब आपका जितना भी रिसिप्ट्स आपकी मिलती हैं, सरकार की प्राप्तियां और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए, उस वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं, है ना। ये पाप कहाँ किया, किसी किताब में पढ़ा? अरे लिखिए, कंडीशन लिखिए। नंबर 1, देखिए एक चीज़ और है, एक बुक क्लास के बाद प्रॉपर इकोनॉमिक्स की एक स्टैंडर्ड बुक भी खरीदनी होती है। एक ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड साइंस टेक, जिसकी एक स्टैंडर्ड बुक आपको रखनी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ से एक बुकलेट मिली होगी, क्लास नोट्स होंगे आपके, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक आप पक्का लीजिएगा, और ढंग की लेना। रमेश सिंह फालतू है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में दत्तात्रेय नहीं, ढंग से पढ़िए। रमेश सिंह वाली बुक से पीटी क्वेश्चन नहीं होगा, कर लीजिए। मेरा कोई दुश्मनी तो नहीं उनसे, लेकिन रमेश सिंह से मैं 3 यूनिट बताऊंगा काम की, वो होगा ही नहीं उनसे। अभी क्वेश्चन आया था 22 में, उन्होंने पूछा था रीढ़ अगर बढ़ेगा तो क्या इम्पैक्ट होगा ट्रेड पर, है ना। जो रमेश सिंह पढ़ाते हैं, जो मतलब जो उससे पढ़ते हैं, दोनों को समझ ही नहीं आया क्वेश्चन है क्या। तो दत्ता एंड सुंदरम ढंग की बुक है, दत्ता एंड सुंदरम लीजिए अगर ढंग से पास करना चाहते हैं तो, मतलब बढ़िया बुक है। और इंग्लिश मीडियम का तो दत्ता एंड सुंदरम सफिशिएंट है। बाकी एक आईपीएस हैं संजीव वर्मा, उनकी बुक लिख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया, प्राइमरी सेक्टर को जो अच्छे से दिया है। संजीव वर्मा की बुक आप पतली सी आती है, बहुत ही प्यारी बुक है, पीटी उससे हो जाएगा आपका, ठीक है। और हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ सकते हैं तो मैं तो ये बोलूँगा लाल एंड लाल ले लीजिएगा, स्टैंडर्ड बुक है, एस एन लाल इसके राइटर है, बहुत प्यारी किताब है। समझ में तभी आएगी जब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे। लाल एंड लाल, हाँ, एस एन लाल नाम इनका है, एस एन लाल।
ये बहुत प्यारी बुक है, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर आप पढ़ने के बाद निकलेंगे ना, तब वहाँ से पढ़ने के बाद तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें ठीक है। तो संजीव वर्मा मेंस में देखिए, फूड इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये यूनिट्स बहुत शानदार दे रखी हैं संजीव वर्मा में। और आप ऐसे मत खरीदना, जाइए बुक स्टोर पर, पहले किताब उठा के देखिए कंटेंट क्या है, उसके बाद खरीदिए। तो रमेश सिंह आपको आसपास में नज़र नहीं आएंगे, है ना। बाकी मर्जी आपकी, बाकी क्लास नोट्स बहुत होंगे, है ना। और जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं तो सारे राइटर्स को मर्ज ही कर देता हूँ, आपको कुछ खरीदने नहीं, वो कॉपी जो है पूरी बस वही पढ़ते रहो बार बार, ठीक है। तो काम बन जाएगा, डेटा अपना अपडेट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, है ना। तो आधार वर्ष कैसे चुनते हैं, बात को समझिए। देखो ये तो असंभव है कि रिसीव्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर, क्या ये संभव है जिंदगी में? कभी ऐसा होगा? आपकी लाइफ में नहीं होगा। या तो खर्चा बढ़ गया, है ना, कमाई कम है, या फिर पता लगा कि कमाई बहुत ज़्यादा, खर्चा है ही नहीं। कभी ऐसा होगा ना 10,000 कमा 10 ही खर्च हो रहा, इसको आधार वर्ष मान लो, जीवन खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये तो आइडियल कंडीशन है। तो पॉइंट लिखिएगा नंबर 1, उस वर्ष लोकसभा चुनाव नहीं होने चाहिए। लोकसभा इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस वर्ष लोकसभा इलेक्शन होता है उस वर्ष मार्केट में क्या रहेगा? इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, तो हमारे काम का नहीं है। दूसरा लिखिएगा, प्राकृतिक आपदा ना आई हो, नेचुरल डिजास्टर नहीं आना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखिएगा, किसी भी तरीके का युद्ध, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी टाइप का, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे नक्सल अटैक हो जाए बहुत ज्यादा, है ना, तो ये इस वर्ष को भी नहीं चुनेंगे। तो युद्ध की दशा, चाहे आंतरिक हो, मतलब अगर वार की सिचुएशन है, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब कोविड आ गया, उसको भी लिख लीजिए भाई, महामारी था, पेंडेमिक वाली कंडीशन हो, लिख लीजिए। अगला कोई महामारी वर्ष हो, पेंडेमिक ईयर अगर है, उसे भी नहीं शामिल करेंगे। क्लियर है? और चूंकि हमारी इकोनॉमी किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर। तो मानसून अगर निगेटिव हो गया तो उसको भी, निगेटिव मानसून अगर है, निगेटिव मानसून को आप लोग पढ़ेंगे एल नीनो, जिस वर्ष एल नीनो आ जाता है उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो उसको भी आधार वर्ष नहीं मानेंगे। तो लिख लीजिएगा एल नीनो, इसको अल नीनो या एल नीनो भी लिख देते हैं, अलग अलग तरीके अपना देख लेना, ठीक है। तो दोनों से लिखा मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर किसी वर्ष में हैं तो उसको आधार वर्ष नहीं चुनते हैं, ठीक है। तो देखिए 2019 क्या बेस ईयर हो सकता है? 19-20, क्योंकि 19 में चुनाव हुआ था। और 20-21 की बात करें, कोविड आ गया, है ना। 16 की बात करें, 16 को मतलब क्या क्या, नोटबंदी हो गया। तो नोटबंदी हो गया, उसमें भी मामला क्या हो जाएगा? फंसेगा। तो शायद 17-18 जो है आपको, या 18-19 बेस ईयर देखने को मिले। बाकी तो मोदी जी बताएंगे क्या होगा, ठीक है। कुछ समझ आया? आधार वर्ष किसे चुनेंगे, ये ध्यान रखा जाता है। चेंज स्टैंडर्ड टाइम तो यह है, कम से कम 5 साल का डेटा आपको चेंज करना पड़ता है, हर 5 साल में मार्केट बदल जाती है, ठीक है, ये है। बाकी तो सरकार है भाई, है ना, हम लोग सिर्फ डेफिनेशन की ही बात कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, तो आधार वर्ष के बारे में समझ आया, इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है। अगर आपको एक्चुअल में जीडीपी निकालनी है तो जरा देखिएगा, तो वही कार की जो कीमत थी जब बेस ईयर में कितना था? 1 लाख, और करंट ईयर में कितनी थी? 2 लाख रुपए। तो अगर जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है और उसमें कीमतें रखी जाएं कौन सी? बेस ईयर वाली, तो ये जीडीपी बन जाएगा रियल जीडीपी। कुछ बात समझ आई? अगर हमने जीडीपी निकाली और मॉनेटरी वैल्यू कौन सी रखी सबकी? आधार वर्ष वाली, तो जो जीडीपी आएगी उसको क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी। और अगर जीडीपी आप निकालते हैं उसमें करंट ईयर का प्राइस अगर आपने ऐड किया, ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। क्या बात समझ आई? रियल जीडीपी में कीमतें कौन सी होती हैं? बेस ईयर वाली, नॉमिनल में करंट ईयर। तो बड़ा कौन हो जाएगा? जीडीपी नॉमिनल बड़ा होगा, जीडीपी नॉमिनल अपॉन जीडीपी रियल,
जो अनुपात निकलेगा उसको हम डिफ्लेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिफ्लेटर। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या करेगा? इससे हमें पता चलता है महंगाई का, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इससे क्या पता चलेगा? अर्थव्यवस्था में महंगाई दर का पता चलता है। सब कुछ ठीक चल रहा भाई? तो बजट में सरकार बताती है, डिफ्लेटर निकाल के बताएगी महंगाई कितनी है कितनी नहीं है ना। क्या बताइए बताइए क्या नॉमिनल क्या होता है? देखिए, जैसे अभी कार की बात कर रहे थे, तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो 20 लाख रुपए हो गई थी, और रियल वाली कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। अगर किसी वस्तु की कीमत आधार वर्ष वाली पुरानी कीमत रखें तो वहां से रियल जीडीपी निकलता है। यहाँ पर बेस ईयर लिखी है मैंने, है ना, पुरानी कीमत लिख सकते हो ब्रैकेट में ताकि भूल ना जाए, है ना। यहाँ से जो जीडीपी निकलेगी वो क्या हो जाएगी? जैसे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए कौन से हो जाएंगे आपके? रियल जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। और करंट ईयर में चालू कीमत के आधार पर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। बात समझ आई? तो इस केस में महंगाई क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। आप लिखिएगा जैसे 20 लाख अपॉन क्या हो जाए 10 लाख, तो कितना निकल आएगा डिफ्लेटर? 2। मतलब महंगाई की दर क्या है? जस्ट डबल है। अरे समझ आया? तो जीडीपी डिफ्लेटर से रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की दर का पता चलता है। यहां तक कोई डाउट हो पूछ लीजिए। मंदी में नहीं, वो अलग केस है, बाद में बताएंगे, है ना, उसको यहां मत शामिल करिए। सब ठीक चल रहा? बताते रहना, है ना। फिर सरकार आपको बताएगी कि आपकी जीडीपी बहुत बड़ी हो गई है, और रैंक क्या है इस समय? 5वीं रैंक, 5th रैंक है। हमारा टारगेट है कि आने वाले वर्षों में अपनी जीडीपी को 3rd रैंक तक लाना। बताया होगा। तो भारत की जीडीपी का साइज अभी क्या है? 5। और यहीं पर बताया जाएगा कि जीडीपी आपकी एट PPP, इसका रैंक है 3rd। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो पैसा उतना ही है। एक टाइम पे बोला जाएगा जीडीपी का रैंक क्या है आपका? 5वां रैंक है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाएगा, यूपीपी से क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। प्रश्न ये है कि अंतर कैसे आया है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए भाई, आपका जो ट्रेड है ना, वो ट्रेड होता है मैक्सिमम ट्रेड, बेसिकली मैक्सिमम इंडियन ट्रेड, ये होता है आपका डॉलर में। क्लियर? इसीलिए जो हमारा व्यापार है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? डॉलर में होता है। इसीलिए सरकार क्या करती है कि जो भी डेटा है वो सब किस में देते हैं? डॉलर में ही देते हैं। यही तो चलता है। अब आप देखेंगे इसी समय आपने एक चीज पढ़ी होगी, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। इसको साधारण भाषा में समझिएगा। मतलब एक फॉरेन करेंसी को परचेज करने में जितना इंडियन पैसा देना पड़ेगा, यही दर, यही रेट जो है वो विनिमय दर कहलाती है भाई, ठीक है ना। एक विदेशी मुद्रा खरीदने में जितना आपको लोकल करेंसी पे करना पड़ेगा, या जिस रेट से आप विदेशी मुद्रा खरीदते हैं वही रेट क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट या विनिमय दर हो जाएगा। अभी लगभग औसतन 83 है, लेकिन अभी हम लोग 80 मान लेंगे। जैसे सब कुछ ठीक चला? नींद आने लगी होगी? बहुत नेचुरल है ना। सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें गाने तो नहीं सुना सकता है ना। तो मन लगाना पड़ेगा और पूरा कायदे से लगाना पड़ेगा, ठीक है। हालत देख के लग रहा है कि सब लोग थके हुए हैं, है ना। अब ठीक है, कल जो है अपना गन्ने का जूस लेके आना, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। हाँ, उसमें सस्ता जुगाड़ हो जाता है ना। रेड बुल महंगा पड़ेगा और ठीक भी नहीं है ना। तो हाँ, ये टॉफ़ी भी खाते रहो, है ना। अरे तब ठीक है भाई। हाँ, चेहरा देख लगता है कि ये क्या हो रहा है ना।
चलिए फिर से स्टार्ट किया जाए ना, एक कोशिश और करते हैं, है ना? नहीं तो फिर क्लास को मॉर्निंग में शिफ्ट करा लेंगे। मतलब चेहरे ऐसे चाहिए ना, मतलब लगना चाहिए कि हाँ सर मैं, यही सही है, बस यही सही, महिला शक्ति के आगे कुछ नहीं भाई, है ना? हाँ ये चीज़ें हैं, क्योंकि बजट जब पढ़ाऊंगा ना मैं, हर जगह आप एक ही बात देखेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, कितना आगे बढ़ा दो भाई, महिलाएं हिमालय में बैठी, हम लोग अरब सागर में बैठे हुए, यही होगा। मोदी जी ने महिलाओं पर इतना उपकार किया है इस बजट में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक व्यक्ति जो महिला जिसका कोई संबंध नहीं वो इतना जानता कैसे है महिलाओं, तो ये भी मतलब अलग ही मसला है। खैर देखिए भाई, तो बात जरा समझिए, क्या प्रश्न कर रहे हैं हम लोग कि जो जीडीपी है, अगर सामान्य लिखा है कि भारत की जीडीपी का रैंक क्या है इस समय, तो 5वां है, लेकिन जीडीपी एट ट्रिपल पी तो रैंक क्या हो जाएगा, 3rd, इसको समझना है। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम ट्रेड, आपने पढ़ा होगा बीओपी वाली जब यूनिट पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि हमारी जो ट्रेड है वो 36 करेंसी में किया जाता है, 36 मुद्राओं में होता है, जिसका रिकॉर्ड आरबीआई आपको देता है। और इन 36 में मैक्सिमम ट्रेड होता है 6 करेंसी, 6 मुद्राओं में, और इन 6 में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, डॉलर का। इसीलिए हमारा जो भी रिकॉर्ड आता है वो किस में आता है, डॉलर में आता है। तो मान लिया कि 800 रुपए का भारत का जीडीपी है, हमारा जीडीपी कितना है 800 रुपए, और रुपए हमें नहीं चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉलर। तो डॉलर को रुपए में, मतलब रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करिए, तो इस समय $1 कितने रुपीज में आता है, तो डिवाइड कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं कि $10 के बराबर। और ये जो जीडीपी निकली है ये किसके आधार पर निकली है, एक्सचेंज रेट। इसी को सामान्य जीडीपी कहा जाता है। सामान्य जीडीपी डॉलर में किस आधार पर निकलती है, यूपीएससी में याद रखना पीटी के लिए, जो हमारी जीडीपी होती है ना सामान्य वाली जनरल, उसको हम निकालते हैं किसके आधार पर, विनिमय दर के आधार पर, ठीक है। तो इस समय भारत की जीडीपी कितनी है, $10। इसके हिसाब से दो अर्थव्यवस्थाएं ऐसी, मतलब 4 अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जिनके पास हमसे ज्यादा पैसा, इसीलिए रैंक हमारा क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। लेकिन भारत कहता है कि ये तो रिकॉर्ड हो गया, परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता बताइए। तो आप तुलना किससे करते हो, भारत को कौन सा देश बनना है, अमेरिका, है ना, 47 तक हमें क्या बनना है, विकसित भारत बनाना है। तो आप जरा देखिएगा, एक तरफ इंडिया और एक तरफ जो हमें बनना है अमेरिका, दोनों देश में घूमने जाइए, तो मान लिया सर्दी का समय है, एक चाय की कीमत यहाँ पर अमेरिका में मिलेगी 80 रुपये, मतलब यह है कि $1 में सिर्फ एक चाय मिलेगी, कहाँ पर, अमेरिका में। फिर जब भारत में आए तो एक चाय का ऑर्डर किया, अच्छी जगह, बेहतर जगह, मतलब जो सर्वे कर रहा अच्छा ही आदमी होगा, इसने देखा नहीं वो 40 रुपये में एक चाय मिल जाती है। मतलब यह है कि $1 जो है वो 2 चाय खरीद सकता है। मतलब अमेरिका की तुलना में यहाँ पे पावर क्या हो गई डॉलर की, डबल हो गई। तो खरीदने की क्षमता के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये $10 नहीं है, ये क्या है, $20। तो साइज आपका क्या हो गया, बढ़ गया, इसीलिए हमारी रैंक क्या हो जाएगी, 3rd रैंक हो जाती है, जीडीपी एट ट्रिपल पी। कुछ समझ आया। तो जीडीपी अगर ट्रिपल पी की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि हमारी मुद्रा की खरीदने की क्षमता के आधार पर साइज क्या है, वो डबल हो गया, इसीलिए जीडीपी एट ट्रिपल पी का रैंक क्या हो जाता है, 3rd। सब ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब सब कुछ ध्यान से करते रहिएगा, ठीक है, खासकर ऐसे जिनको यूपीएससी देना है, तो सब चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। अब आप आगे देखेंगे, जब आप बजट की बात करते हैं तो बजट में 2 चीज़ें और होती हैं। तो उससे पहले आप देखिएगा, एक होता है इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं निवेश, और एक इसका भाई होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं विनिवेश, ठीक है। सरकार बोलती है कि रेलवे का क्या करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, मतलब रेलवे को, अब अंतर समझिए, बाकी तो आप समझदार हैं, आप ही डिसाइड करेंगे। देखिए
जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपने जमीन खरीदी, और 4 कमरे सुंदर से बनवाए, लक्ष्मी नगर में आके पोस्टिंग कहीं और मेरठ में है मान लिया, और रेंट उठा दिया। एक कमरे का किराया जो है वो 10,000 है, बढ़िया बनवाया सुंदर सा, तो 4 कमरे बनवाने के बाद कितना पैसा आएगा पर मंथ। लेकिन ये सब बनाने के लिए मान लिया कि आपका 50 लाख रुपए खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 50 लाख रुपए, क्लियर है। तो ये खर्च हो गया आपका, और ये खर्च ऐसा है कि इसी के कारण अब आपकी पर मंथ इनकम बढ़ गई, कितना बढ़ गई 40,000। तो ऐसा कोई भी खर्च जिससे आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, प्रॉपर्टी भी तो हो गई आपके पास, आय बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, तो इस खर्च को हम जनरली बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट या निवेश। बात समझ आ गई, निवेश हो गया। अब देखिए मान लिया आप, ये कोई ऐसा बंदा है जिसका बच्चे नालायक निकल गए, तो जैसे आप रिटायरमेंट के बाद हरिद्वार घूमने गए, तब तक बच्चे ने क्या किया, दोनों कमरे बेच दिए, और बेचने के बाद में उसने क्या किया 70 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, 70 लाख मिल गया, लेकिन अब आपका किराया कितना हो गया 20,000। अगर कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जिससे संपत्ति कम हो जाए और इनकम भी आपकी कम हो जाए, तो ये हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। अपनी संपत्ति को बेच करके पैसा इकट्ठा करना क्या कहलाएगा, विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। कुछ बात समझ आ गई। अगर भारत सरकार रेलवे को सेल करके कुछ पैसा इकट्ठा करती है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है, आगे देखिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, संपत्ति क्या हो जाएगी आपकी, और इनकम वो भी कम हो जाएगी। अब देखेंगे जब आप बजट की बात करेंगे तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए जैसे अगर आप जब बजट हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक पोर्शन होता है एक्सपेंडिचर का, सरकार बताएगी कि कहाँ पर कितना पैसा हमें खर्च करना है, व्यय की बात करेगी। एंड सेकंड पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा कहाँ से कितना पैसा प्राप्त होगा, रिसीप्ट्स, प्राप्तियाँ। दो हिस्से होते हैं, ठीक है। बजट के दो पार्ट रहेंगे, एक तरफ क्या रहेगा कहाँ से पैसा आएगा, और एक तरफ कहाँ पैसा जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए अब इसमें भी रिसीप्ट्स की बात करें तो दो टाइप की रिसीप्ट्स होती हैं, एक तो कैपिटल, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, रिवेन्यू। ठीक, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां, लिख लीजिएगा, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां। एक्सपेंडिचर के टू टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड तो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, लिख लीजिएगा, ये दो टाइप इसके होते हैं और दो ही टाइप। क्लियर है भाई। तो खर्चे कितने टाइप के हो गए, टू टाइप, प्राप्तियां टू टाइप। चलिए आगे देखिए। तो अब हम लोग रिसीप्ट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़, ठीक है। जो प्राप्तियां हैं, अगर हम रिसीप्ट्स की बात करें तो पहला टाइप लिखिएगा कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एक तो लोन, जैसे आपने ले लिया है वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या ब्रिक्स बैंक, ठीक है, ब्रिक्स बैंक, यहाँ से अगर आपने लोन लिया है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट्स या पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा रहेगा। या फिर आप अपने किसी दोस्त से पैसा लेते हैं उधार, तो ये भी किसका हिस्सा हो जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट्स का।
सबको लिखना भाई, यूपीएससी में वो सब पूछते हैं तो एकदम दिमाग यहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, विनिवेश, तो वो भी किसका हिस्सा हो जाएगा? कैपिटल रिसीप्ट्स का, पूंजीगत प्राप्तियों का। ठीक है, अब आप देखिएगा, जैसे आपने जब इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो उसमें जब आप वर्ल्ड बैंक में आए होंगे तो आपको सर ने बताया होगा इसमें इसकी कई ब्रांचेज होती हैं, हम दो की बात यहाँ पर कर रहे हैं ना। तो पहली IBRD और एक है IDA, है ना। सामान्यतः इन्हीं दोनों को क्या बोल देते हैं? वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। इन जनरल हम इन्हीं दोनों ब्रांचेस को वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। टोटल ब्रांचेस कितनी होती हैं? 5, लेकिन हम 2 की यहाँ पर बात करेंगे। IDA जो है ये आपको जो लोन देती है ना, जो ऋण देती है, इसमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो समय, टाइम की बात करें, ये लंबे समय के लिए ऋण आपको देती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। और दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, वो बहुत कम होती है। इनफैक्ट सर्विस चार्ज लेते हैं नियर बाय 0.7%। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इनके बारे में वो आपको बताऊंगा। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स में भी टाइप होते हैं, आपको चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सा लें। तो IDA लंबे समय के लिए देती है। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर आपको 100 रुपये चाहिए उधार मुझसे, तो आपने कहा कि सर मुझे 100 रुपये उधार दे दीजिए, मैं आपको कल दे दूंगा। या आप पूछा सर कब देने होंगे, तो मैंने बोला बेटा कल ही चाहिए, 100 के 200 चाहिए, तो बात नहीं बनी आपकी। बाहर निकले, किसी और सर से पूछा कि सर मुझे 100 रुपये चाहिए, ले जाओ बेटा। सर वापस कब करें? जब मन हो, अगले साल तक कर देना। सर ब्याज दर क्या है? उन्होंने बोला सर 1%। तो आप किससे पैसा लोगे? मुझसे लेने आओगे? क्योंकि अगला आदमी क्या है, वो उदार ऋण की व्यवस्था कर रहा है, लिबरल लोन दे रहा। इसीलिए विश्व बैंक का जो IDA है, यहाँ से अगर सरकार लेगी, इसको उदार खिड़की कहते हैं, उदार ऋण खिड़की, लिख लीजिएगा। हिंदी वाले PCF देना है, उदार ऋण खिड़की, लिबरल लोन विंडो, है ना, ये सब लिखते रहे। ये सॉरी सॉफ्ट बोलते हैं वहाँ पे, सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से इसको जानते हैं, IDA को। PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर किया किसी ने? प्रीवियस ईयर कर रहा कोई? तो ये इन दोनों को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ये भी, और ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी नोट्स आपने बनाया होगा ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला, उसको बार बार पढ़ते रहो, जिनको PT देना है इस बार, तो 1 या 2 क्वेश्चन याद मिल जाएगा। अगर सरकार लोन लेकर आती है तो हम कोशिश करेंगे कि हमें लोन ऐसा चाहिए जो लंबे समय का हो, 35 साल 40 साल, और ब्याज दर क्या होनी चाहिए? कम से कम। तो इसमें कोशिश करेंगे कि पूंजीगत प्राप्तियों में जो लोन लिया जाए वो कैसा होना चाहिए? उदार प्रवृत्ति का होना चाहिए। ठीक है ना, वरना बर्डन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम गरीब लोग हैं, फिर उबर नहीं पाएंगे गरीबी से। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स के जो मेन पार्ट हैं, पहला क्या है? लोन, और दूसरा क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब ठीक चला? बीच में बताते रहना, कुछ भी ऊपर से जाए, नींद आए, कुछ भी बता देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, इसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो है प्रोडक्टिव, उत्पादक। मतलब ये है, अगर आपने यहाँ पैसा खर्च किया तो देश में या तो इनकम बढ़ेगी, या फिर आपकी जो संपत्ति है, एसेट्स है ना, वो बढ़ेंगी। संपत्ति या इनकम कुछ बढ़ जाएगा, दोनों में से या दोनों बढ़ेंगे या कोई एक तो बढ़ेगा। अब आप देखिए, अगर हमने रोड बना दिया तो संपत्ति बढ़ गई, इनकम बढ़ जाएगी। रेलवे, अगर स्कूल की बिल्डिंग बना दी और हॉस्पिटल, ठीक,
ऋण का भुगतान कर दिया तो अगली साल क्या हो जाएगा, ब्याज आपको कम देना पड़ेगा, जिम्मेदारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे आपका बर्डन कम होता है, आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी संपत्ति बढ़ जाती है पूंजीगत व्यय में। ठीक है, आगे और भी जितने टूल्स आएंगे कर लेंगे। बात समझ आ रही है सब कुछ। अगला देखिए भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया है कैपिटल बजट। इन दोनों को ऐसे लिख लीजिएगा, दोनों किसका हिस्सा है, कैपिटल बजट। अलग से अगर पूछ लें तो वो भी आप, ये आपका पूंजीगत बजट है, कैपिटल बजट हो गया, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लोन अगर लिखा है सिर्फ ऋण तो किसका हिस्सा हो जाएगा, कैपिटल बजट का हो जाएगा, ना कि रेवेन्यू बजट का होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां। ये वो प्राप्तियां हैं जो आपकी अपनी है। पहले क्या है, घर बेच दिया, संपत्ति कम हो गई, उधार ले लिया, किसी और से ले लिया, लेकिन ये वो पैसा है जो 100% आपका है, तो इसको लिख सकते हैं शुद्ध आय है, प्योर इनकम है, कमाएंगे, आपको वापस नहीं करनी। ठीक है, क्या क्या होगा, तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर लेंगे। नंबर 1, एक तो टैक्स के माध्यम से जो प्राप्त होता है, और दूसरा जो नॉन टैक्स के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, टैक्स की अगर बात करें तो इसमें जितने भी 2-4 टैक्स लिख लीजिएगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, इस समय तो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ने बवाल मचाया हुआ है। बहुत सारे और भी हैं, सर चार्ज, सेस चार्ज, सब लिखना चाहे लिख लीजिएगा। क्या अंतर है दोनों में, सर चार्ज और सेस चार्ज में, कौन बताएगा? हाँ भाई हिमांशु बताइए, सर चार्ज और सेस चार्ज। अरे आएंगे, बताइए, आप बताइए, दोनों में अंतर बताना है, सर चार्ज और सेस चार्ज। नहीं अंतर बताया, आप बताइए। मतलब अगर एजुकेशन में लगाना तो सर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और कौन बता रहा था, एनीवन? ये क्या करने के मानोगे, अगर ऐसा पढ़ के जाओगे ना तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, बात ही नहीं समझ में आती क्या है। दोनों, ये तो एक एग्जाम्पल जो आपने बताया एग्जाम्पल है, इसको नहीं पढ़िए, ढंग से पढ़िए, किताब पढ़िए। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, देखो इससे क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। देखिए कैसे होता है, अभी खुद आप समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो। एक है सर चार्ज, तो सर चार्ज इसको बोलते हैं अधिभार, हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिभार। नेचर इसका भी है कर के ऊपर कर, लेकिन आप देखिए क्या होता है, कैसे सरकार यहाँ से पैसा कमाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 1 लाख रुपए महीने कमाता है, तो सरकार सोचेगी ये अमीर है, तो इस पर लगाएंगे सरचार्ज। ठीक है, 10,000 रुपये नहीं लगाएंगे। मतलब ये जो रिच लोग होते हैं उनसे नहीं, सुपर रिच, इसलिए इसको सुपर रिच टैक्स भी कहते हैं। अमीरों पर लगता है कि भाई 1 लाख रुपए है, तो पहला तो इनकम टैक्स आप पे करेंगे, मे बी वो 10% हो, तो 1 लाख रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। लेकिन अगर सरकार को अलग से फंड चाहिए तो बोलेगा कि मुझे 10% आपसे क्या चाहिए, सरचार्ज, कितना चाहिए, 10%। तो सर, मतलब हम लोग पूछेंगे सर क्यों ले रहे हो भाई बताइए, तो सरकार बोलती नहीं बताऊंगा, बस पैसा चाहिए। तो सरचार्ज क्यों कलेक्शन हुआ, इसका कभी भी उद्देश्य आपको नहीं बताया जाता है। बात समझ लीजिए आप कायदे से। ठीक है, सरचार्ज कैसे लगेगा, अब ये टैक्स के ऊपर टैक्स है, टैक्स अपॉन टैक्स। तो जो टोटल कलेक्शन आपने टैक्स की फॉर्म में पे किया है उस पर लगेगा सरचार्ज। तो 1,000 का 10% कितना निकलेगा, आपने सॉरी 10,000 दिया है तो इसका 10% कितना हो जाएगा,
1000। तो अब आपको 11,000 रुपये देना है, उसमें 1,000 क्या हो जाएगा, ये आपका सरचार्ज। सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये संचित निधि में जाएगा। जब भी सरकार को कोई काम करना पड़ता, फंड कम होता है, तो जो अधिक रिच, सुपर रिच लोग हैं, उनकी इनकम पर सरचार्ज इम्पोज किया जाता है। और इसका जो डोमेन है वो डायरेक्ट टैक्स मैक्सिमम लगता है किस पर, डायरेक्ट टैक्स पर। इनडायरेक्ट पर भी लग जाता, मना कहीं नहीं किया गया, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम किस पर लगता है, डायरेक्ट टैक्स पर लगता है। और इसका कलेक्शन कहाँ जाएगा, संचित निधि। क्लियर है भाई। आगे देखिएगा, सेस चार्ज की बात करें। सेस चार्ज, जब सरकार कोई कैंपेन वगैरह चलाती है, कोई उसे उद्देश्य उसका है कि नहीं ये काम करना है, जनता का काम है, तो ये क्या बोलेंगे, अच्छा ये जो है आपका मैक्सिमम लगता है इनडायरेक्ट टैक्स पर, अप्रत्यक्ष कर पर। और डायरेक्ट पे भी लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको देखने को कहाँ मिलेगा, इनडायरेक्ट पर। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स पर। और मजे की बात यह है, जो भी कलेक्शन यहाँ पर होगा, क्लियर है ना, सरकार पहले बता देती है कि सेस चार्ज हमें क्यों चाहिए। बात समझ आएगी, दोनों मंत्र समझिए। सर चार्ज में आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन सेस चार्ज में बताया जाता है कि कलेक्शन आपसे क्यों लेना है। गाय के कंजर्वेशन में लेना है, पेट्रोल पर सेस चार्ज लगता होगा एजुकेशन के लिए, या नरेगा के लिए, या कुछ भी, स्वच्छ भारत के लिए, किसी में भी अगर कोई काम उसको करना है, कोई कैंपेन चलाना है, तो ये कलेक्शन क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य सरकार आपको बता देती है। ये कौन सा चार्ज है, सेस चार्ज। और मैक्सिमम कहाँ पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स पर। कैसे लगेगा, जैसे मान लिया आपने डोसा खाया, ठीक है, और एक डोसे का प्राइस क्या है, 100 रुपये, और इस पर आपने 10 रुपये GST पे कर दिया, ठीक है ना। तो सरकार बोलेगी नहीं भाई, 10% हमें क्या चाहिए, सेस चार्ज चाहिए। तो ये 10% किस पर लगेगा, टैक्स पर लगेगा। तो 10 रुपये का 10% क्या हो जाएगा, 1 रुपये। 1 रुपये आपको और देना पड़ेगा। और ये सरकार जहाँ पर खर्च करेगी, तो खर्च करने से पहले आपको बता देगी कि आपका 1 रुपये कहाँ जा रहा है। अंतर समझाए दोनों में क्या है। तो सर चार्ज में नहीं बताते, इसमें बताते हैं। वो मैक्सिमम किस पे लगेगा, डायरेक्ट पर, सुपर रिच टैक्स है, और ये आपका लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ से भी पैसा इकट्ठा करती है सरकार, ठीक है, आपको पता चलेगा आगे। सब ठीक है ना भाई, गुड। अरे सब सही चल रहा, चेहरे देख के मुझे लग जाता है मतलब मामला एनर्जी लेवल थोड़ा सा, कल से ग्लूकोज पीना चालू कर दो, है ना। ये सब्जेक्ट थोड़ा है इसी टाइप का, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे एक ऐसा टैक्स, मतलब सॉरी इनकम की बात कर रहे थे, रिसिप्ट की बात है ना यहाँ पर। तो टैक्स के माध्यम से पैसा होगा, क्या सरकार वापस करेगी वो, मतलब क्या आप बोल सकते हैं शुद्ध इनकम है सरकार की अपनी। चलिए दूसरा नॉन टैक्स, लिख लीजिएगा क्या क्या होगा। गैर कर प्राप्तियां, इनको बोलते हैं गैर कर प्राप्तियां। ये आपका नॉन टैक्स क्या हो जाएगा, गैर कर प्राप्तियां। इसमें लिखिएगा पनिशमेंट, कोई दंड मिलता है, फी, किसी प्रकार का जो शुल्क है, फीस है ना, फी लिख लीजिएगा, पनिशमेंट, फाइन, जुर्माना देना पड़ता है ना, और इंटरेस्ट, ब्याज। ये सब नॉन टैक्स वाला है। अगर आप विदाउट टिकट ट्रेन में जा रहे हो मुस्कुराते हुए, टीसी ने दबोच लिया, फाइन लगेगा, क्या वो फाइन वापस मिलेगा आपको, नहीं। तो ये वो टैक्स है जो हर हालत में सरकार के पास रहता है, उसका अपना होता है। अगला लिखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए 4 दिन तक जो लोग मन से बने रहेंगे साथ, तो आई गारंटीड जो क्वेश्चन आएगा वो आपके नोट्स में होगा। लेकिन 2 शर्तें, 4 दिन तक लगातार बने रहना है, जो कुछ भी लिखाऊं वो सब कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन ना अगर आए तो बोलिएगा, लेकिन 4 दिन रेगुलर, ठीक है, विद अटेंशन। अरे वो अलग बात, 4 दिन में बजट है ना, ठीक है ना। 4 दिन से ज़्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर अब हो गया बस, है ना। असल में सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग सा है, नहीं है बोरिंग, और फिर ठीक है। देखो महिला शक्ति को प्रणाम करना चाहिए, है ना। वित्त मंत्री कौन है, IMF में महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा है,
चेयरमैन कौन है? महिला। यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन कौन है? और विश्व बैंक अपने आरबीआई में देखें तो फीमेल का परसेंटेज क्या है? मेहनत करो वरना अस्तित्व में खतरा है। ये सीरियस काम है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें यहाँ पर थोड़ा गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, तब समझ आएगा। और एक बार जब आप डूब गए ना तो मजा आएगा फिर। और फिर आईएएस को निकाल मतलब को रोक नहीं सकता निकालने से, क्योंकि पीटी तभी निकलेगा जब इकोनॉमिक्स में एकदम आपका 100% टाइट मामला होता है, बढ़िया कि क्वेश्चन आएगा तो खींच देंगे। आप देखिएगा ना कि अभी कट ऑफ आया शायद 44 नंबर था, 44 मार्क्स, जो भी सर्वे जिस पे चल रहा। अब बताइए 44 पे लोग पीटी पास कर जा रहे हैं, और इसमें से आप देखिए 23 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, करंट बजट और ट्रेडिशनल मिला के 23। तो जिसका इकोनॉमी ठीक हो गया और टेक हो जाए एनवायरमेंट, बल्ले बल्ले हो गई। क्योंकि पॉलिटिक भरोसे मत रहना, उसका कारण है जितने सीरियस बच्चे हैं ना, मान ली 15 क्वेश्चन आएगा, 15 में 12 जो सीरियस बच्चा है वो 12 सब सही करके आएंगे, उसमें आपको नए नहीं है, ना ही कोई तोप है। जो गंभीर बच्चा है ना उसका पॉलिटी ठीक है, और जो पॉलिटी जिसका नहीं होगा किसी एक से सीरियस वाले, वो सबका नहीं होगा, वरना सबका हो रहा है। वो ऐसा प्यारा सा सब्जेक्ट है, समावेशी विकास की बात करता है ना। तो इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर जो ज़्यादा मेहनत करेगा, साइंस टेक हो गया आपका, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, उसको मतलब एज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। खैर, तो राजस्व व्यय की बात करेंगे, इसमें लिखिएगा क्या क्या हो जाएगा। एक तो सैलरी, पेंशन, सब्सिडी। अब देखिए इनका नेचर है, ये क्या उत्पादक हैं? नहीं, गैर उत्पादक है, अनप्रोडक्टिव हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा सर वेतन कैसे अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव वो चीज़ होती है जिसमें पैसा लगा दो फिर उससे आप पैसा कमाओ। वेतन से क्या हो जाएगा? आप किसी को अगर एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हो, वो आपका काम कर रहा है, पैसा देना बंद। और एक बार जमीन खरीद डाल दी या मकान बनवा दिया तो आप कुछ मत करिए, किराया क्या हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी संपत्ति, मतलब कैपिटल क्रिएशन जो कर दीजिए, उससे पैसा क्या हो जाएगा, आता रहेगा। पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 पूछ लिया था कि जो पेंशन मिलती है इसका मेन आशय क्या है, मेन मतलब एक्चुअल इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या है? सामाजिक सुरक्षा, एनसीईआरटी में लिखा होगा। उसके बाद सब्सिडी, उसके बाद लिखिए डिफेंस, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सैन्य खर्च, लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान। क्या ब्याज, देखो ब्याज भुगतान कैसे अनप्रोडक्टिव है? क्या ब्याज देने से प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा? क्या बर्डन कम होगा आपका? नहीं होगा, लेकिन देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो एक टाइप से क्या है, ये रेगुलर एक्सपेंडिचर है, मतलब इतना खर्च करना पड़ेगा सिस्टम को चलाने के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है किसी स्टेट को तो क्या वो प्रोडक्टिव है? नहीं है। लिख लीजिए ग्रांट्स लिखिएगा, तो आर्थिक मानदेय टाइप कुछ ग्रांट्स वगैरह एलोकेट करती है, वो भी इसी में आ जाएगा। मतलब ये है बाय नेचर अनप्रोडक्टिव, यहाँ से उत्पादन नहीं होता है। तो ये दोनों कौन सा बजट था आपका? ये आपका रेवेन्यू बजट, नीचे लिख लीजिएगा ऐसे। खैर अब आगे बढ़ते हैं, सबको समझ आ गया? चलिए अब एक डायग्राम ढंग से समझिएगा, अगर ये समझ आ गया तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। जैसे ये है आपका अमेरिका, हमारा दोस्त है। क्या दोस्त है हमारा? नहीं है, फिर ठीक है। इधर है इंडिया। अमेरिका ने हमें दिया है 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए उधार। तो यहाँ से ये हो गया एक्सपेंडिचर, व्यय हो गया। अमेरिका ने अपने खाते से कितना पैसा दिया आपको? 100 करोड़ रुपए। और हमें मजा आ गया, प्राप्ति में आ जाए, रिसिप्ट्स का पार्ट हो जाएगा 100 करोड़ हमारा। क्लियर है? लेकिन अमेरिका ने बोला दोस्ती अपनी जगह भैया, व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन धंधा अपनी जगह है। आपको हर साल 10 लाख रुपए ब्याज हमें देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए रिसिप्ट्स या प्राप्तियां, ठीक है। और हमारे अकाउंट से जाने लगेगा, एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा हर साल का। क्लियर है भाई? डायग्राम समझ आ गया? आपका काम ये है सुंदर से राइटिंग ये बताना है कि एक्सपेंडिचर किस टाइप का होगा। दो टाइप का होता है, रिसिप्ट में किस टाइप का, और ये एक्सपेंडिचर किस टाइप का, और ये रिसिप्ट किस टाइप की। फिल इन द ब्लैंक्स, स्टार्ट हो जाओ।
अमेरिका का खर्च कितने प्रकार का होता है? खर्च दो टाइप का होता है ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल। आपको उनमें एक नाम देना है, इन्हीं दोनों में से नाम भरना है, बोलना नहीं, कॉपी भर के दिखाइए। कर लिया भाई? और बजट या सर्वे ये कौन पब्लिश करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अंदर जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। आर्थिक मामलों का मंत्रालय विभाग जो है वो पब्लिश करता है, ठीक है। और अंतरिम बजट जब भी आता है उससे पहले सर्वे नहीं आता है। इस बार सर्वे आया नहीं आया होगा ना? तो जिस वर्ष अंतरिम बजट आता है तो अंतरिम बजट से पहले सर्वे नहीं लाया जाता है। हो गया भाई? फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। पेन बंद कर दीजिए ताकि दोबारा छेड़छाड़ ना करे। पेन बंद कर देना, ठीक है। चलिए अब मैं फिल करता हूँ, आपको चेंज नहीं करना है, ईमानदारी से बताना कितना सही हुआ कितना गलत, ठीक है। चलिए देखिए भाई, अमेरिका ने जो खर्च किया उसी के कारण उसकी इनकम बढ़ी है। ऐसा कोई भी खर्च जिससे इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्या हो जाएगा? कैपिटल। क्या दो चार लोग हैं जिनका गलत हुआ? कोई गलत नहीं किया। चलिए, और ऐसा कोई भी इनकम जिससे आपकी संपत्ति कम हो जाए या बर्डन बढ़ जाए वो क्या होता है? कैपिटल। घर बेच लिया, डिसइन्वेस्टमेंट, बताया था ना, लोन आना किस में आएगा? कैपिटल रिसीप्ट्स। यहां एक दो फिसला होगा, किसका गलत हुआ? गलत हो गया? अरे वेरी गुड, दो लोगों को गलत हुआ। अब समझ आ गया क्यों हुआ? ठीक, कोई बात नहीं। ये देखो लर्निंग का प्रोसेस है ना। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर, जो ब्याज भुगतान आप कर रहे हो, क्या उससे मूलधन कम होगा? क्या बर्डन कम होगा? लेकिन देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? क्या ठीक है? और ये इसकी शुद्ध इनकम है, क्या ये वापस करेगा अमेरिका ब्याज? नहीं। शुद्ध इनकम किस में रखेंगे? क्या चारों ठीक हो गया? आपका चारों ठीक हुआ? हाँ। दो चार लोग हैं जो गलती कर रहे हैं, पर ठीक है, एग्जाम में आ जाए नहीं होगा ना। एग्जाम में अगर आ जाता है तो हो जाएगा ना क्लियर। गुड। आगे देखिए, अगर हमारे यहाँ पर सब कुछ बढ़िया हो गया और मोदी जी ने कहा कि एक काम करो भैया, 50 करोड़ वापस करने आ रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमारा हो जाएगा ये खर्चा, इनका हो जाएगा प्राप्तियां। क्लियर है ना? अब इस खर्चे से ब्याज क्या होने वाला अब आपका? कम हो जाएगा। ऐसा कोई भी खर्च जिससे जिम्मेदारी क्या हो जाए? कम हो जाए, कैपिटल हो जाएगा। वेरी गुड। तो क्या मैं लिख सकता हूं किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। अगर अब आप देखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने आपको लोन का रीपेमेंट लिखाया होगा, लिखा होगा ना आपने? क्लियर है ना यहां तक? और इसको दुख ये हो गया कि अब इसकी इनकम क्या हो गई? कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये भी हो जाएगा। तो ऋण प्राप्ति जो होती है वो किसका हिस्सा हो जाएगा? और सब ठीक है? तो देखिए इसमें क्या देखना है,
जो यहाँ पर कैपिटल है वो यहाँ पर भी कैपिटल होगा, जो यहाँ पर रिवेन्यू है वो यहाँ पर भी क्या होगा, रिवेन्यू होगा, जो यहाँ पर कैपिटल है वो यहाँ पर भी कैपिटल होगा। ठीक है, नेचर सेम रहेगा, बस आने जाने का प्रोसीजर क्या हो जाए, थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बजट सर्वे कौन सा मंत्रालय लेके आता है, वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय के विभाग पूछे तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास के बाद एक काम करिएगा आप लोग, बगैर कुछ पढ़े, चाहे क्लास नोट्स आपके पास हो या ना हो, कुछ नहीं पढ़ना है, यही सारे पेज पढ़ना बार बार। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बैंक आता ना, उसका क्या नाम, घटना चक्र या कोई भी, उसमें जाइएगा, बजट वाला जो है अपना पोर्शन खोलिएगा और सारे क्वेश्चन करना चालू करिएगा। यकीन मानिए IAS वाले 10 करेंगे, अगर जो अभी नहीं किया वो तो अलग की बात है, लेकिन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब बन जाएंगे। आज ही करना, कुछ नहीं बनेगा तो कल की क्लास के बाद बन जाएगा, बट करना जरूर आज, ठीक है, वरना मामला खराब हो जाएगा। कल के लिए कुछ मत छोड़ो। तो ये बजट की सारी कहानी थी। अब देखिए मेकिंग ऑफ बजट, हेडिंग डालेंगे मेकिंग ऑफ बजट, मेकिंग ऑफ बजट। तो बजट की जब मेकिंग है ना, इसमें एक चीज ऐसी जिसको समझना पड़ेगा, वो क्या है, फंड, या फंड्स की बात करें, है ना। सारी लड़ाई किसके लिए है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ज्यादा फंड कमा ले, यही है ना। तो देखिए, भारत सरकार के पास 3 प्रकार के फंड है ना। डायग्राम बनाना है, इसे बनाते रहिए। संचित निधि लिखिएगा, डायग्राम बनाएंगे, है ना। और आपको पता होगा ये आर्टिकल 250 में है, संविधान के किस अनुच्छेद में है, रटना है। लोक खाता, इसको आप समझने के लिए इमरजेंसी फंड या आपातकालीन निधि लिख लीजिएगा, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नेचर भी उसका उसी टाइप का है। कंटिजेंसी को ना आप आपात फंड लिख लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए। अब समझिए, 3 टाइप का फंड आपके पास होता है, ठीक है। सबसे जो बड़ा फंड है, किसी भी प्रकार से जो इनकम आती है जाती है, जो खर्चे, वो कौन सा है आपका, संचित निधि। सबसे बड़ा फंड कौन सा है, संचित निधि, सबसे बड़ा है। जनता का पैसा है, कमाया किसने, जनता ने, और जिसने कमाया है तो देखरेख कौन करेगा, जनता ही करेगी। तो ये हम ही लोग करते हैं। कैसे करते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजते हैं हम लोग, वो सब इसकी निगरानी करते हैं। कहाँ जाके बैठते हैं वो, पार्लियामेंट में। तो इस फंड का जो गार्जियन है वो कौन है, पार्लियामेंट। लिख लीजिएगा, गार्जियन ऑफ दिस फंड पार्लियामेंट। संचित निधि का संरक्षक संसद है, पार्लियामेंट, ठीक है। बहुत ढंग से करना सब कुछ। अब देखिए, इसका मतलब है कि अगर आपको इस फंड से कुछ भी पैसा निकालना है तो परमिशन कौन देगा, संसद। क्लियर भाई। मान लिया संसद नहीं चल रही, आपके घर में क्या होता है, पार्लियामेंट पापा है, दादाजी के हैं राष्ट्रपति, पापा नहीं है, आपको फॉर्म भरना है, 200 रुपये कहाँ मांगने जाओगे, दादाजी के पास। दादाजी क्या बोलेंगे, जैसे पापा आ जाए उनसे लेके तुरंत हमें वापस कर देना। और हमारे दादाजी कौन है, राष्ट्रपति। तो अगर पार्लियामेंट नहीं है सेशन में, तो पैसा कौन देगा आपको, आपात निधि से। आपातकाल में पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो पैसा कहां से निकलेगा, आपात निधि से। और इसका गार्जियन लिखिएगा, गार्जियन ऑफ दिस फंड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं कि अकाउंट खोलें, पैसा निकालें, है ना। तो इनकी बिहार पर काम कौन करेगा,
इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, जो मंत्रालय है वित्त मंत्रालय का जो एक विभाग है, यही काम करता है राष्ट्रपति के बिहाफ पर। गार्जियन कौन है लेकिन? राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिएगा पब्लिक अकाउंट, और पब्लिक ने चुन के किसे भेजा है? मोदी जी को, सरकार बना ली। तो भैया पब्लिक ने बनाई है तो पब्लिक का अकाउंट सरकार के पास, इसका गार्जियन कौन है? गवर्नमेंट, सरकार। क्लियर है भाई? दोनों में अंतर समझिए, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में अंतर होता है। पार्लियामेंट में राहुल बाबा भी बैठे हुए, लेकिन सरकार में राहुल बाबा आना चाहते हैं नहीं। ठीक है, कुछ बात समझ आ गई? तो 3 फंड होते हैं, तीनों का आर्टिकल, इनका गार्जियन कौन है, इनका काम क्या है। अब पब्लिक अकाउंट की बात देखिए, पहले काम क्या है? जो भी खर्चे हैं गवर्नमेंट के, वो सब कहाँ से निकलेंगे? पहले फंड से निकल जाएंगे। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कहाँ जाएंगे? दादी जी के पास। अभी दादा नहीं, दादी जी हैं, उनके पास जाएंगे। अगर सरकार को उधार लेना है और जनता को बताना ना हो, तो उसके लिए जनता का ही पैसा है। जैसे क्या क्या रहेगा, अब आप देखिएगा, रेमिटेंस, इसमें क्या क्या आएगा? रेमिटेंस लिख लीजिएगा, मनी ऑर्डर, ठीक है, और मनरेगा फंड इसमें रखा रहता है, पीएफ फंड, भविष्य निधि से जो पीएफ फंड होता है वो भी यहाँ रहेगा, एलआईसी इंश्योरेंस, एलआईसी लिख दिया मतलब इंश्योरेंस, ये भी इसमें रहता है, डिसइन्वेस्टमेंट फंड, ये सब किसका हिस्सा है? पब्लिक अकाउंट का। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ढंग से करना सब कुछ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा फंड कौन सा है, क्लियर हो जाएगा। गार्जियन कौन है इसका, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेकिंग ऑफ बजट का थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जो कुछ सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। और आपको समझना है कि बजट कैसा होना चाहिए। उसके बाद में जो डेटा आपको मैं बताऊंगा वो आपको बताना है कि ये सरकार ने अच्छा किया खराब किया। देखिए, तो एक फैमिली का बजट हम लोग बनाते हैं। कोई एक परिवार है और इसका बजट कैसे बनता है, आप अपने आप को अपने घर से जोड़ के देखिएगा, ठीक है, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पर 2 लोग हैं। मान लिया एक जगह परिवार का मुखिया है मोहित, यहाँ पर है गोपाल। ये 2 लोग जो हैं ये परिवार के मुखिया हैं। क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो दोनों मान लिया एक ही जैसे किसान हैं, दोनों के पास बराबर खेती है, एक ही जैसी फसल करते, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और दोनों गन्ना उन्ना करते, अपना कुछ भी मान लीजिए एक ही है। दोनों ने शाम को अनुमान लगाया कि यार लगता है इस वर्ष जो है 10,000 रुपये की इनकम हमारी हो जाएगी। दोनों कौन है? प्रधानमंत्री अपने घर का। दोनों मुस्कुराते हुए घर पहुंचे, अपने अपने घर अपनी पत्नियों को बताया कि इस बार लगता है कि 10,000 की आय हो जाएगी। बजट क्या होता है? अनुमान होता है। एक साल में कहाँ कितना खर्च होगा, कहाँ से आएगा, इसका क्या होता है? एस्टिमेशन होता है। तो बजट बेसिकली क्या है? खर्चों का या आय का क्या है? एक अनुमान है कि एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, लिख लीजिए नोट करके कहीं। बजट इज एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स। बजट प्राप्तियों और व्यय का अनुमान है। क्लियर है? तो इन लोगों ने अनुमान घर पे लगाया कि इस बार कितना पैसा आ जाएगा, 10,000 रुपये। तो अब देखिए क्या है, तो मोहित जो है और गोपाल दोनों सेम टाइम घर पे गए, अपने अपने घर बताया। तो गोपाल और मोहित चूंकि एक ही जैसा परिवार है, एक ही जैसे लोग हैं, दोस्त हैं, तो इनकी पत्नी ने क्या बोला कि 2,000 रुपये मुझे चाहिए। पूरे मोहल्ले में डबल डोर फ्रिज आ गया है, अब हमें भी चाहिए। गृह मंत्रालय है, क्या मना कर पाओगे? अगर गृह मंत्री बोले कि नहीं चाइना बॉर्डर पे पैसा लगाना है या कोई काम करना है, क्या मना करेंगे? नहीं, मुस्कुराएंगे बस, है ना। तो भाई ठीक है, पत्नी को दे दिया गोपाल ने। तो पत्नी
खुश होके गांव मतलब घर में टहल नहीं, तो उनके लड़के ने पूछा मम्मी इतना खुश क्यों है, तो बताएंगे कि पापा ने कितने पैसे दे दिए, 2000, किस लिए, फ्रिज खरीदने के लिए। लड़का जाएगा ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, मोबाइल हैंग हो जाता है, मुझे भी 2000 चाहिए, नया मोबाइल लेना है। क्या मना कर पाओगे? असंभव। लड़के के लिए तो आदमी कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, यही फिलॉसफी दिमाग में डाली जाएगी। जैसे आप खुश होंगे और आपकी खुशी आपकी बहन देख नहीं पाएगी, वो भी आएगी पिताजी को क्या बोलेगी, 2000 मुझे भी चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो पिताजी खुश हैं, 6000 रुपये खर्च होगा और कितना पैसे आने वाला है, तब भी चैन है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने सोचा नहीं 2000 रुपये लगाऊंगा, ट्रैक्टर वैक्टर सही कराना है, सर्विस कराएंगे ताकि ठीक से रहे, बाइक वाइक अपनी ठीक कराएंगे, अपने ऊपर खर्च कर लिया, 8000 हो गया। तब तक सामने वाले रूम से आवाज़ आएगी दादाजी की, कुछ मेरा मेंटेनेंस, च्यवनप्राश, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये कुछ होगा नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल देना पड़ेगा। तो 2000 रुपये दादाजी पर खर्च हो गया, सारा पैसा चला गया। तब याद आया कि ससुराल में एक शादी है, अगर 2000 रुपये का गिफ्ट नहीं दिया तो घर में हो जाएगा बवाल, मना कर नहीं सकते। समझ आए बात नहीं? क्योंकि अगर हम नहीं लेके गए तो साड़ू समझते हो ना, तो साड़ू भाई लेके आ जाएंगे तो उनकी इज्जत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने बांग्लादेश में पैसा नहीं दिया तो साड़ू कौन है, चाइना, वो पैसा लगा देगा, तो आपको भी वहाँ पर ध्यान देना होगा। बजट को मैच करेंगे, फिर आप देखिएगा पीएम क्या बात करते हैं। अगला अगला कहानी क्या है कि अब समझ आया गोपाल को कि छत पर एक कमरा बनवा देते हैं किराए पर उठाने के लिए, इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कितना हो गया भाई, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, जो भी हो गया हो, 4000 का मसला आपका फंसा है। 10,000 मिले, 10 खर्च कर दो, ये बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई कर देगा, मुझे बैठा दीजिए, मैं पीएम हो जाऊं कल से, लाइए पैसा, कहाँ लाना, यहाँ लाना, यहाँ लगाना, बात खत्म हो गई। तो 4000 रुपये का मसला, इन्होंने मोहित को फोन किया कि यार मैं तो खतरे में हूँ, 4000 ज़्यादा खर्च कहाँ से लाएंगे। तो इन्होंने बोला मैं मैसेज करने ही वाला था कि स्थिति क्या है, सेम है, हमारा भी कितना जा रहा सरप्लस, 4000। अब दोनों दोस्त जुगाड़ बनाने लगे, वही जुगाड़ होती है बजट। देखिए क्या गोपाल ने क्या किया कि सीधे गया अपने पास, रमेश इसका दोस्त है जो ब्याज पर पैसा देता है, 10% ब्याज पर वार्षिक पैसा देता है। इन्होंने 4000 बोला, रमेश मुझे फोन मतलब पैसा दे देना, और गोपाल ने बोला टेंशन खत्म करो, रमेश से पैसा ले लेंगे 10% ब्याज पर। अगर आप ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज क्या है, एक टाइप से बर्डन है। तो गोपाल जो है पैसा ले लेगा रमेश से, लेकिन 10% क्या देना पड़ेगा, ब्याज। ये किसी भी तरीके से अच्छा परिवार का मुखिया नहीं है, ये मुखिया के गुण इसमें क्या है, नहीं। लोग तो खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक पापा टेंशन मत लो, आ जाओ मैच देखते हैं, पैसा तो ले लेंगे रमेश अंकल से, आ जाओ सब मैच देखें, सब खुश हैं, पापा कितने प्यारे हैं, ये वो सब बकवास वाली चल रही। उन्हें नहीं पता है कि कमिंग फ्यूचर में आप पर क्या बढ़ने वाला है, बर्डन बढ़ेगा। अब मोहित क्या करेगा, मोहित ने देखा कि कितना पैसा कम पड़ रहा, 4000। अब सोचिए, मोहित ने एक कप चाय के साथ अगले दिन लुंगी उंगी पहन के छत पे टहल रहा, तो देखा आपके बचपन की साइकिल पड़ी हुई है जो आप नहीं चलाते हो, कबाड़ी वाले को बेच लेंगे, आपकी है तो आपकी बहन की भी होगी, वरना लड़ाई लड़ी होगी, है ना। तो मान लिया 500 रुपए की साइकिल बेच ली, क्या वो साइकिल किसी काम की थी, 500 रुपए जेब में आ गए। फिर देखा कि अभी लड़ाई क्या है, 3500 की है ना, तो देखा कि दो में से एक बच्चे का बर्थडे आ रहा, बर्थडे कर लेते हैं, टोटल खर्चा इतना आएगा, पैसा इतना आएगा, सब कुछ गणित लगा लिया। जैसे भारत सरकार क्या मनाती, प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, उसमें क्या होता है, विदेशी एनआरआई सब आते हैं, और बनारस में इस बार तो नहीं मनाया गया, 9 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं हम लोग, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। गांधी जी आए थे, है ना, 1915 में, तो उसी सापेक्ष मनाते हैं। तो 2019 में क्या बनारस मनाया गया, तो मोदी जी ऐसे खड़े हुए, यहाँ पर एक कटोरी में रेत थी गंगा किनारे की, यहाँ पे जल रखा हुआ, और देसी गमछा डाल के मोदी चमकते ज़्यादा हैं, बाल एकदम सफ़ेद प्रॉपर वाइट है, चेहरे पे चमक, लाइट वाइट लगा दी, वैसे चमक होनी चाहिए, चमकदार चेहरा है देश का, है ना। ऐसे पहुँचे और बोलने लगे कि आप लोग असली जो है भारत माँ के सपूत हैं, क्योंकि देश की सेवा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि आप यहाँ आ गए, बेशक आप घर घूमने आए थे, वहाँ बैठे हुए,
कहानी इमोशनल कर दिया, इमोशनल हो गए लोग और खुद रोने लगे। देखा होगा चश्मा ऐसे किया और एक दो आंसू निकाले, ऐसे रोने लगे। लोगों सोचा बताइए पीएम रो रहा है, सब रोने लगे। फिर तिरछी नजर देखा, अच्छा लोहा गर्म है, चोट कर दो। तुरंत बोला क्या देश के विकास में आप जैसे सपूत योगदान नहीं देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुरंत सबने चेक निकाला साइन करने के लिए, तुरंत आरती घुमा दी, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। सबने क्या डोनेट करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। और वो डोनेशन मिल रहा था इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। बाजार समझिए, मैकेनिज्म समझिए, डॉलर है और वापस भी नहीं करना है। समझ आई बात नहीं? तो मतलब क्या है कि इसने बर्थडे मना लिया, और हमारा बर्थडे क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस। 1000 रुपये आपने इकट्ठा कर लिया, आपके पास कितना पैसा आ गया, 1500। इसमें बताओ क्या बर्डन है, कुछ बोझ है, वापस देना है, नहीं देना है। लेकिन लड़ाई अभी है, 2500 रुपये फंसा हुआ है। अब देखिए उधार किससे ले, तो वही मैंने दो उदाहरण दिए थे आपको, एक मैं एक दूसरे सर। तो सामान्य व्यक्ति क्या है, मोहित ने अंदाजा लगाया कि नहीं, दो ही व्यक्ति हैं जो व्यक्ति को मतलब सही दर पर पैसा देते हैं, या मामा या मौसा, या मामा जी होंगे या मौसा जी, यही होंगे, दोनों कनेक्टेड रहते हैं। तो मान लिया मौसा जी को फ़ोन किया, अपने साधु साहब को फ़ोन किया मोहित ने कि भाई साहब 1000 रुपये की ज़रूरत थी, तो क्या वो मना कर पाएंगे? अरे भाई साहब बड़ी बात कर दी, 1000 रुपये अभी लेके आ रहा हूँ, है ना, कितना ब्याज लेंगे? तो क्या, अरे भाई साहब शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, मतलब हम लोग मतलब जुड़े हुए हैं भाई, साधु समझते हो ना, दो बहनों में शादी हो जाती है ना, वही हस्बैंड। तो साधु का मामला बड़ा अलग होता है ना, मैं तो उस सिस्टम में हूँ। तो साधु फ़ोन आ जाए तो मुझे लगता है हाँ अलग जाके बात करनी पड़ती है ना, कि दोनों अपनी व्यथा जो है या जो भी है, मतलब अच्छा है बुरा, अपना फ़ोन पे। तो साधु साहब बात नहीं टालेंगे, मेरे साधु फ़ोन कर दे, मैं खुद नहीं बात टालूंगा, बेशक उधार लेके देना पड़े। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है 1000 रुपये मिल जाएगा और ब्याज नहीं लेंगे। भारत का हमारा मौसा कौन है, जापान, हमसे ब्याज ना के बराबर लेता है। तो 1000 और ऐड हो जाएगा, तो पैसा कितना हो जाएगा, 2500 रुपये मोहित ने इकट्ठा कर लिया है, कोई बर्डन नहीं है, ये सिर्फ वापस करना है। बात समझिए, जापान ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उनकी बाजार छोटी हो रही और वहाँ पर नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बैंक में पढ़ा होगा आपने, जब सर ने बताया होगा ना आपको इंटरनेशनल बैंकिंग, तो बताया होगा कि इंटरेस्ट रेट क्यों नेगेटिव होता है। जापान में जैसे 100 रुपये जमा करोगे तो 95 मिलेगा, और हम क्या बोलेंगे, 100 मुझे दो, 100 के 100 पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, 70 रुपये, 70 पैसे ज़्यादा ले लो। तो हमें क्या होगा, कम दर पर ब्याज मिल जाएगा या ना के बराबर मिलेगा। कौन देगा हमें, जापान। अब आप समझिए, उसके बाद पैसा हो गया 2500, 1500 कम पड़ा, दिमाग में रखना आराम से। अब पिताजी घर पर पैसा मांगते हैं कि जो मुझे आज 500 रुपये देगा, कल मैं उसे 600 रुपये दूंगा। डोमेस्टिक बारोइंग, घरेलू उधारी। उन्हें पता है कि ये पैसा 100 रुपये ज़्यादा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर में ही जा रहा है। क्या पड़ोसी दे पाएंगे, नहीं देंगे। तो किसान विकास पत्र एक बॉन्ड है, सेल किया जाता है डोमेस्टिक बोरोइंग में, ठीक है। तो घरेलू उधारी से मान लिया 1000 रुपये इकट्ठा कर लिया, 1000 रुपये और मिल गया। अब कितना रह गया इनके पास, 500 का चक्र इनके पास फंसा रह गया। अब ये क्या करें, तो 500 में 300 रुपये इन्होंने सरकार की योजना का फायदा उठाया और ये इंटरेस्ट फ्री लोन स्टैंड अप या किसी में ले लिया, और 200 रुपये जाकर के इसने बैंक से पैसा ले लिया, जाकर के SBI से, कि भाई बताइए, लोकल नहीं लिया, कहाँ गया, SBI बैंक में। और बैंक में जो ब्याज होगा ये 10% है, यहाँ पर 3 से 4% या 5% पैसा किसान को मिल जाएगा। आप देखिए सिर्फ 200 रुपये ब्याज पे लिया है, बर्डन क्या है, सिर्फ 200 रुपये है। तो बताइए समझदार परिवार का मुखिया कौन सा है, गोपाल या मोहित? तो क्या बनना है जिंदगी में, मोहित बनना है। जब बजट पढ़ेंगे तो देखिएगा, अगर कोई प्रधानमंत्री पैसा कहीं से उठा लाते हैं तो इसका भुगतान अगली सरकार को करना पड़ेगा। सरकारें आती जाती रहती, भुगतान कौन करेगा, हम लोग करते हैं, हम आप करते हैं। बर्डन किस पर बढ़ेगा, हम पर, आप पे बढ़ेगा। तो बात समझ आई, बजट मेकिंग पे ध्यान क्या लगे। ये कहानी का निचोड़ क्या है कि बजट के लिए रिसोर्सेज आप ऐसे अरेंज करिए ताकि बर्डन कम हो। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखिए, सब ठीक है ना। अब लिखिए घाटे कौन कौन से होते हैं, सरकार बताएगी ना घाटे, डेफिसिट। कल कर लेंगे, क्या टाइम हो गया, अच्छा नींद आने लगी, नहीं नहीं आई एग्री, हो सकता है।
क्या समझ आ रहा है, ऊपर जा रहा है? ईमानदारी से बताइए। देखिए मेरा उद्देश्य क्या है कि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, और ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा है ना, इसमें अब मैं मनोरंजन क्या ही कर सकूँ, डांस तो हो नहीं सकता है। अगर डांस करेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर आप वहाँ डांस करोगे। आ रहा है? और ये तो आपने किया होगा ना, बजट तो पढ़ चुके ना, तो बस। तो अच्छा, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। आर्टिकल 21 जब बोल दिया भूख लग रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, देखिए थोड़ा सा सीरियस होकर के और पढ़ना जरूर है। मैंने आपको बता दिया यूपीएससी बगैर इकोनॉमिक्स से होता नहीं, और इसका नेचर यही है ना। टैग बैग पढ़ेंगे, टैग है ये है, इसमें आपको थोड़ा डूबना पड़ेगा। तो कल 4 दिन का मैंने प्रॉमिस किया, रेगुलर आइए, ध्यान से आइए, फिर क्वेश्चन ना आए तो बताइए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।